हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 691। नहीं, माइकल ने बूढ़े आदमी के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उसके शब्दों ने बूढ़े आदमी सहित सभी को चौंका दिया। अमर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या युवक ने उसे ठीक से सुना है या नहीं। अगर मैं परिषद में शामिल हो जाऊं तो क्या तुम मुझे थूसिया को नष्ट करने दोगे? माइकल ने बूढ़े आदमी से पूछा। उसके शब्द इतने जोरदार थे कि सभी सुन सकते थे। जैसा कि अपेक्षित था, बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। एक अर्धअमर के रूप में आप किसी भी नश्वर मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको अपनी नफरत को छोड़ना होगा। आप इसके साथ अमरता प्राप्त नहीं कर सकते। माइकल ने हंसते हुए कहा, थूसिया के प्रति मेरी नफरत की कोई सीमा नहीं है। मुझे परिषद की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होने जा रहा हूं, माइकल ने कहा। वह बेपरवाह था। एक बार फिर से सोचो, ये पहली और आखिरी बार होगा जब तुम्हें परिषद में शामिल होने का प्रस्ताव मिलेगा। यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं तो यह आपको हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, माइकल ने अपनी ठोड़ी रगड़ी। क्या आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक मैं थूसिया के साथ अपना हिसाब चुकता नहीं कर लेता? माइकल ने पूछा। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, आपको अभी अपना निर्णय लेना होगा। तो मेरा उत्तर है नहीं। मैं परिषद में शामिल नहीं होऊंगा। बूढ़े आदमी ने मन ही मनाह भरी। वह कोई आम साधक नहीं था जो माइकल के चयन से नाराज हो जाए। लगभग सभी अमर लोगों की तरह बूढ़े आदमी ने अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए अपने मन और शरीर को प्रशिक्षित किया। उसे केवल दया की भावना महसूस हुई। घोस्ट जैसे प्रतिभाशाली युवक को घृणा और प्रतिशोध के कारण अपनी क्षमता बर्बाद करते देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन उसने अपना चयन किया और वह या परिषद कुछ नहीं कर सकते थे। युवक के परिषद में शामिल हुए बिना कोई भी उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसलिए बूढ़ा आदमी जानता था कि अगर युवक दुनिया में तबाही मचाने का फैसला करता है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी गार्जियन गिल्ड के कंधों पर आ जाएगी। वह एक इंसान था, इसलिए 8 महान कुलों में से मानव केंद्रित गार्जियन गिल्ड को उसे नियंत्रित करना था। मुझे उम्मीद है कि आपकी दुश्मनी आपके जीवन को बर्बाद करने के लायक है, बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे आसमान पर चढ़ते हुए कहा। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, बूढ़े आदमी ने शांत भाव से कहा और फिर खुद को चमकीली रोशनी में बदल लिया और बादलों से भरे आसमान में गायब हो गया। एक बार जब अमर उनकी नज़रों से ओझल हो गया तो लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि क्लेयर की अपनी राय थी, लेकिन उसने अपनी बात नहीं कही। घोस्ट अब उसके मानकों का अनुयायी या विशिष्ट साधक नहीं था, बल्कि घोस्ट एक अर्धअमर था और अब उसे सलाह देना उसका काम नहीं था। आसमान में मंडराते सभी लोगों को देखने से पहले उसने क्लेयर को देखकर मुस्कुराया। देवियों और सज्जनों, काश मैं आपसे अलग परिस्थितियों में मिलता, लेकिन जैसे ही मैं अपना छोटा सा काम पूरा कर लूँगा, मैं अपनी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित करूँगा। मुझे उम्मीद है कि सभी अपने प्रियजनों के साथ इसमें शामिल होंगे। मुझे यकीन है कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, माइकल ने कहा। माइकल के शब्दों से कई लोग सुखद आश्चर्यचकित हुए। विचार के विपरीत, वह न तो बहुत घमंडी था और न ही घमंडी। इसके बजाय उसके शब्द दोस्ताना और गर्मजोशी भरे थे। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिससे वे दोस्त बन सकते थे। परिषद के सदस्य हों या नहीं, वे सभी माइकल के दोस्त बनना चाहते थे। उनके साथ एक अर्धअमर होने से उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भारी बढ़त मिलेगी। लेकिन जिन लोगों का थूसिया के साथ दोस्ताना रिश्ता था, वे पसीने से तरबतर हो गए। उसने थूसिया के प्रति अपनी नफरत के कारण परिषद में शामिल नहीं होने का फैसला किया। चाहे जो भी हो, थूसिया मुश्किल में था। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि थूसिया माइकल जैसे अर्धअमर के क्रोध से बच सकता है। अगर थूसिया किसी तरह उसे हराने में कामयाब भी हो जाता तो भी युद्ध से राज्य बर्बाद हो जाता। उस समय थूसिया के दुश्मन राज्य गिद्धों की तरह हड्डियों से मांस नोचते। किसी भी तरह थूसिया बर्बाद हो गया। हालांकि केवल माइकल ही जानता था कि थूसिया को नष्ट करना उतना आसान नहीं था जितना लगता है। कॉस्मिक स्ट्रीम के साथ मैक्सिम बार्न्स कभी भी आधा अमर बन सकता था। माइकल की योजना के अनुसार जब तक वह और मैक्सिम युद्ध के मैदान में मिलते तब तक थूसिया बर्बाद हो चुका होता। माइकल ज्यादा देर तक वहां नहीं रुका। उसने गया और नाइटमेयर के साथ थूसिया की ओर जाने से पहले अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ कुछ सुखद शब्दों का आदान प्रदान किया। उसका गंतव्य एक ऐसा राज्य था जो वर्तमान में थूसिया के साथ युद्ध में था, किंगडम जुलोन। अवोर महाद्वीप में 5 राज्य थे, किंगडम जुलोन, किंगडम सुवेन, किंगडम इद्रिसल, किंगडम नॉर्थगार्ड और किंगडम इथलन। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब थूसिया ने दावा किया कि किंगडम इथलन थूसिया का है। राजा मैक्सिम बार्न्स ने इथलन के खिलाफ एक विदेशी युद्ध छेड़ा और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने अपनी शक्तिशाली सेना का उपयोग करके इथलन पर विजय प्राप्त की। उस समय किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि राजा मैक्सिम अपने पूरे राज्य को एलोन महाद्वीप से ओज़र महाद्वीप में स्थानांतरित करने का निर्णय लेंगे।
उन्होंने एलोन की ज़मीन रॉयल लैंड और ड्रेडल को बेच दी। उनका यह निर्णय अनसुना था। नागरिकों को एलोन से ओज़ ले जाने में मैक्सिम को 5 महीने लगे। उन्होंने एक बार गर्वित इथलन राज्य को नष्ट कर दिया और इसे नए थूसिया में बदल दिया। वह इथलन तक ही सीमित नहीं रहे। ओज़ में बसने के 1 महीने बाद उन्होंने नॉर्थगार्ड को उकसाया, जिससे उन्हें थूसिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध का परिणाम वही रहा। राजा मैक्सिम बार्न्स ने नॉर्थगार्ड को नष्ट कर दिया और ओज़ में सबसे बड़ा राज्य और महाशक्ति बन गए। ये सब थूसियन विशेष बल और जनरल बूथ की वजह से संभव हुआ। राजा मैक्सिम ने युद्ध जीतने के लिए हर एक रणनीति का इस्तेमाल किया, चाहे वह गंदी हो या नहीं। एक के बाद एक शहर और गांव थूसियन सेना की ताकत के आगे झुक गए। उसने उन गांवों को जला दिया जिन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और उन शहरों को वश में कर लिया जिन्होंने थूसियन सेना के लिए अपने द्वार खोल दिए। 1 साल के अंतराल में राजा मैक्सिम बार्न्स ने 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की और एक ऐसी सेना का निर्माण किया जो खुद अवोर में महाशक्तियों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। पूरा ओज़ महाद्वीप एक आदमी, राजा मैक्सिम बार्न्स की वजह से युद्ध में झोंक दिया गया था। इदरिसल को छोड़कर, जिसने मैक्सिम के साथ एक गुप्त छायादार सौदा शुरू किया था, हर दूसरा राज्य युद्ध में था। माइकल का गंतव्य ज़ुलोन थूसिया द्वारा विजय प्राप्त करने के कगार पर था। उनकी राजधानी को छोड़कर हर शहर और गांव थूसियन सेना की ताकत के अधीन हो गया था। वेस्टबोरो शहर बर्फ के हाथी दांत के खेतों के बीच बनाया गया था और वास्तव में एक समकालीन आश्चर्य था। इसकी खूबसूरती के साथ साथ एक सौम्य पहाड़ की पृष्ठभूमि भी थी जिसने शहर को आज के रूप में आकार देने में मदद की है। इन पहाड़ों से मिलने वाले संसाधन बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन जब बात वास्तुशिल्प डिज़ाइन की आती है तो वे प्रभावशाली भी थे, क्योंकि अधिकांश इमारतें उन्हीं पहाड़ों के आकार में बनाई गई हैं। युद्ध भी वेस्टबोरो की खूबसूरती को नहीं छिपा सका, क्योंकि यह आलीशान दिखता था। राख की लकड़ी की छतों, ओक की लकड़ी की दीवारों और धुंधले खेतों के साथ शहर का माहौल आकर्षक था। मुख्य आकर्षण शहर के बीच में स्थित 5 मंजिला इमारत थी। इसे ओक द्वारा ज़ुलोन में बच्चों को उनकी जाति, सामाजिक स्थिति और धन की परवाह किए बिना शिक्षित करने के लिए बनाया गया था। ओक राजा बालादुर के अधीन ज़ुलोन बिना किसी युद्ध या किसी भी तरह के संघर्ष के युगों तक समृद्ध रहा, जब तक कि थूसिया ने उनके खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ दिया। ज़ुलोन में विज्ञान और विकास फल फूल रहा था और इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। ओर्क्स ने आसपास के सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। उनके रूप रंग से कोई सोच सकता था कि ओर्क्स एक क्रूर जाति है। इसके विपरीत ओर्क्स एक शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। वे सौम्य, दयालु और देखभाल करने वाले थे। उन्होंने आक्रमण की स्थिति में खुद का बचाव करने के लिए एक बड़ी सेना बनाने की भी जहमत नहीं उठाई। यह एक गलती और कमजोरी थी जिसका मैक्सिम बार्न्स ने पूरा फायदा उठाया। आक्रमणकारियों से बचाव के लिए एक मजबूत सेना के बिना ज़ुलोन का हर शहर और गांव डोमिनोज की तरह थूसियन सेना के सामने गिर गया। कोई भी विज्ञान और शिक्षा ज़ुलोन को थूसिया की ताकत से नहीं बचा सकती थी। उस समय कैप्टन याग्नर अपने कमरे में बैठे थे, अपनी मेज पर स्क्रॉल के माध्यम से खोजबीन कर रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी उनकी हरी त्वचा और उनके मुंह से निकले 2 टूटे हुए दांतों को रोशन कर रही थी। कुछ हफ्ते पहले वह राजकुमार जोरफू की रक्षा के लिए ड्यूटी पर थे। सबसे खतरनाक लड़ाई जो उसने कभी लड़ी थी वह एक खरगोश भेड़िए से हुई थी, जो उन्हें पास के जंगल में शिकार करते समय मिली थी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। जनरल ओरकावेई की मृत्यु जनरल मैडॉक्स द मैड के हाथों हुई, जो राजा मैक्सिम के अधीन सेवारत सबसे क्रूर जनरलों में से एक था। परिणामस्वरूप कैप्टन याग्नर नए जनरल बन गए। यह एक ऐसी पदोन्नति थी जिसकी याग्नर ने कभी कामना नहीं की थी। जनरल याग्नर अचानक एक बौना दौड़ता हुआ कमरे में आया। बौने की छाती एक निश्चित लय में ऊपर नीचे हो रही थी। यह क्या है? याग्नर ने पूछा। बौने ने अपना मुंह खोला और बंद किया क्योंकि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। एक गहरी सांस लें, याग्नर ने कहा। बौने ने एक नहीं बल्कि कई गहरी सांसें लीं। याग्नर ने बौने की आंखों में चमकता हुआ डर देखा। जनरल मैडॉक्स, वह और उसके आदमी यहाँ आ रहे हैं। वे शाम तक शहर पहुँच जाएंगे और वे अकेले नहीं हैं। याग्नर ने अपनी मोटी भौहें सिकोड़ीं। तुम्हारा क्या मतलब है कि वे अकेले नहीं हैं? वह बंधकों को ला रहा है। वे सभी लॉसन गांव से हैं। याग्नर ने अपनी मुट्ठी बांधी। उसने अपनी कुर्सी से उठने से पहले मेज पर जोर से पटक दिया। लॉसन गांव, उसकी मोटी आवाज में बेकाबू क्रोध और रोष भरा हुआ था। लॉसन गांव उसका जन्म स्थान था। वह वहीं पला बढ़ा। उसे और भी गुस्सा इस बात से आता था कि गांव वेस्टबोरो की ओर जाने वाले रास्ते से बहुत दूर स्थित था। इसका मतलब था मैडॉक्स ने गांव पर हमला करने और गांवों पर कब्जा करने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाने का फैसला किया। अंदर ही अंदर वह जानता था कि मैडॉक्स ने ऐसा क्यों किया। वह याग्नार को शहर के द्वार खोलने के लिए ग्रामीणों का इस्तेमाल करना चाहता था। हम क्या करें, जनरल याग्नार? बौने ने पूछा। महामहिम को संदेश भेजो।
हम शहर और गांव वालों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, याग्नार ने कहा। लेकिन बौना और याग्नार दोनों जानते थे कि एक को बचाना असंभव है, दोनों को तो छोड़ ही दीजिए। इस समय वे केवल चमत्कार के लिए प्रार्थना कर सकते थे। हाँ जनरल याग्नार, बौने ने कमरे से बाहर भागने से पहले जल्दी से सिर झुकाया। बौने के कमरे से बाहर जाने के बाद याग्नार की आंखों में क्रोध और गुस्सा भय में बदल गया। मैं बस चाहता था कि सब कुछ खत्म हो जाए, वह कुर्सी पर गिर पड़ा। कुछ ही घंटों में जनरल मैडॉक्स उसके दरवाजे पर होगा। याग्नार को उम्मीद थी कि महामहिम के पास अपने गांव वालों को बचाने का कोई रास्ता होगा। हालांकि ये बहुत ही असंभव था कि कोई 100 लोगों के गांव के लिए पूरे शहर का बलिदान दे। आप क्या करते जनरल ओरकावेई? याग्नार ने खुद से पूछा। जनरल ओरकावेई आक्रमणकारियों से बचने की उनकी उम्मीद थे। वह एक कुशल रणनीतिज्ञ और एक सम्माननीय योद्धा थे। लेकिन ओरकावेई भी जनरल मैडॉक्स के हाथों मारे गए। मैडॉक्स ने जुलोन सैनिकों की आंखों के सामने ओरकावेई को जिंदा जलाकर उनकी हिम्मत तोड़ दी। याग्नार सिर्फ कल्पना कर सकता था कि अगर गांव वालों ने शहर के दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया तो मैडॉक्स उनके साथ क्या करेगा। सूर्यास्त के साथ ही आसमान में आग की लपटें उठने लगी, हर सर्दियों के चूल्हे की नारंगी रंगत। रात के समय ये युद्ध का नारा था कि अंधेरे की एकमात्र उपलब्धि हवा में ठंडक बढ़ाना है। वेस्टबोरो के चारों ओर भारी बर्फ की धारा ने सब कुछ ढक लिया था। जहां तक नजर जाती थी सफेदी फैली हुई थी। शहर की दीवारों के ऊपर याग्नार मैडॉक्स और उसकी बटालियन के आने का इंतजार कर रहा था। भयानक चीखती हवा में बच्चों के डर से रोने की आवाज आ रही थी। यहां तक कि उसके अधीन वयस्क लोग भी ठंड की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से कांप रहे थे। उनमें से किसी को भी युद्ध का कोई वास्तविक अनुभव नहीं था। सैनिकों ने शहर की दीवार के ऊपर एक पंक्ति बनाई। उनके हाथों में एक मशाल थी जो उन्हें रोशनी और बहुत जरूरी गर्मी प्रदान करती थी। जनरल, एक बौनी महिला फुसफुसाई। बाकी सभी की तरह वह भी धातु के कवच में थी, दांतों तक हथियार बंद। उसने एक हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में मशाल पकड़ी हुई थी। महामहिम के आदेश क्या थे? बौनी महिला ने पूछा। बौने कई काम करने में सक्षम थे, लेकिन अपना मुंह बंद रखना उनमें से एक नहीं था। याग्नार को रिपोर्ट करने के बाद मैडॉक्स के आगमन की सूचना देने वाले बौने ग्रिमजॉ ने लॉसन गांव के बारे में पूरी सेना को खबर फैला दी। जो लोग याग्नार को व्यक्तिगत रूप से जानते थे वे उसके बारे में चिंतित थे, क्योंकि लॉसन गांव उसका जन्मस्थान था। उसने मुझे किसी भी परिस्थिति में द्वार नहीं खोलने का आदेश दिया, याग्नार ने आह भरी। जितना वह लॉसन गांव को बचाना चाहता था, उसका पहला कर्तव्य राजा बलदूर के प्रति था। उसने अपनी आखिरी सांस तक महामहिम की सेवा करने की शपथ ली थी। इस क्षण तक याग्नार ने बलदूर की सेवा की, उसके हर आदेश का पालन किया, और याग्नार को नहीं लगा कि वह अब इसके अलावा कुछ और कर सकता है। तो ये बात है, हो। बौनी महिला घबराकर हंसी। इस तरह से जुलोन का महान राष्ट्र थूसिया के खिलाफ अपना अंतिम मोर्चा संभालता है। हालांकि सभी जानते थे कि लड़ाई कैसे खत्म होगी, लेकिन उनमें से किसी ने भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। उनकी पूरी सेना में हजारों लोग थे और वर्तमान में राजा की रक्षा के लिए शहर में 400 सैनिक तैनात थे। लेकिन जनरल मैडॉक्स के पास 3 फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर के साथ 600 सैनिक थे। उनके ज्यादातर सैनिक या तो बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज पर थे या कोर फॉर्मेशन स्टेज पर। इसके विपरीत मैडॉक्स के सबसे कमजोर सैनिक कोर फॉर्मेशन स्टेज पर थे। दोनों सेनाओं के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैडॉक्स एक फ्यूजन स्टेज योद्धा था जो याग्नार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। वेस्टबोरो के पास एकमात्र लाभ भारी बर्फबारी और शहर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था थी। अगर वे भाग्यशाली होते तो वे मैडॉक्स और उसके आदमियों से ज्यादा समय तक टिक सकते थे और घेराबंदी से बच सकते थे। कम से कम वेस्टबोरो के पास 1 साल तक चलने लायक भोजन तो था। लेकिन याग्नार को शक था कि मैडॉक्स को इस बारे में पता नहीं था। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे सरीन, याग्नार ने कहा। डर और चिंता के बावजूद याग्नार बहादुर लग रहा था। अपने आदमियों की खातिर उसे बहादुर होना ही था, अन्यथा वे मरने के बराबर थे। देखो, सरीन ने दूर की जमीन की ओर इशारा किया जहां याग्नार ने स्पष्ट रूप से रोशनी के कई बिंदु देखे। उन सभी ने घोड़ों के झुंड द्वारा हवा में की गई झंझनाहट की आवाज सुनी। जल्द ही रोशनी के बिंदु चमकीले हो गए। धीरे धीरे याग्नार ने कई आकृतियों के सिलहुट देखे। वे यहाँ हैं, सरीन ने कहा। हॉर्न बजाओ, याग्नार ने अपने आदमियों को आदेश दिया। अगले ही पल उसके आदमियों ने हॉर्न बजाया। शहर में गूंजती हुई आवाज ने सबको चुप करा दिया। बच्चों की चीखें हॉर्न की आवाज से दब गईं। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि तेज हवा भी थम गई। अचानक दूर से मशालों के बीच एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। रोशनी के गोले ने जगह को रोशन कर दिया, जिससे मैडॉक्स और उसके आदमियों पर रोशनी पड़ रही थी। मैडॉक्स एक विशालकाय व्यक्ति था जो घोड़े की बजाय एक गुर्राती हुई भैंस पर बैठा था। वह आसानी से 7 फीट का आदमी था जिसका पेट बहुत बड़ा था।
यागनार और उसके आदमियों के विपरीत मैडॉक्स और उसके आदमियों ने जानवरों के फर और खाल को कपड़े के रूप में पहना था। मैडॉक्स ने खुद अपने सिर पर भेड़िए का सिर पहना था। इसके अलावा मैडॉक्स ने अपने गिरे हुए दुश्मनों के कानों से एक जंजीर बनाई और अपने दुश्मनों को डराने के लिए उसे अपने गले में पहना। अफवाह थी कि मैडॉक्स एक नरभक्षी था जो मानव मांस पर वासना करता था। उसके चेहरे को देखकर यागनार को लगा कि अफवाह में कुछ सच्चाई है। रोशनी का गोला धीरे धीरे चमकीला होता गया। याग्ना को तब झटका लगा जब उसने देखा कि कई गांवों को लकड़ी के खंभों पर कीलों से ठोंक दिया गया है और साथ ही ग्रामीण उन्हें ले जा रहे हैं। पुरुष और महिलाएं लकड़ी के खंभे पर खून से लथपथ थे। वे सभी नंगे थे, उनके शरीर पर कई खरोंच और घाव थे। मैडॉक्स के सैनिक जानवर थे। उन्होंने गांव की महिलाओं को तबाह कर दिया, उनके घरों को लूट लिया और उन्हें जमीन पर जला दिया। कई ग्रामीण खुदकुशी करना चाहते थे, लेकिन मैडॉक्स ने ग्रामीणों को अपनी जान लेने तक नहीं दी, क्योंकि उसके लिए उनके जीवन का मूल्य था। भीषण ठंड में ग्रामीण कांप रहे थे। वे सभी आधे मरे हुए लग रहे थे। मैडॉक्स ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उसने बच्चों सहित सभी के कपड़े उतार दिए। अपने साथी ग्रामीणों की हालत देखकर यागनार का खून खौल उठा। मेरे प्यारे जुलोन्स, मैडॉक्स के शब्द हवा में गूंज उठे। तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है, क्या तुम हमारा स्वागत नहीं करोगे? अपने लोगों का। मैडॉक्स ने बेड़ियों में जकड़े नंगे ग्रामीणों को देखा। ठंड लग रही है और गर्मी की जरूरत है, नहीं तो वे मर सकते हैं। मैडॉक्स ने ग्रामीणों के लिए दुखी होने का नाटक किया। दरवाजे खोलो, अपने लोगों को बचाओ, मैडॉक्स ने कहा। ग्रामीणों की हालत देखकर यागनार को दरवाजे खोलने का मन हुआ। फिर भी अगर उसने दरवाजे खोले तो संभावना थी कि मैडॉक्स जुलोन को घुटने टेकने के लिए शहर में सभी को मार डालेगा। लोग मैडॉक्स को एक कारण से पागल कहते थे। मैडॉक्स की ठंडी निगाह शहर के दरवाजों पर घूमी। उसकी नज़र धीरे धीरे एक युवक की ओर मुड़ी जिसे लकड़ी के खंभे से कीलों से ठोंका गया था। तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने से मना कर रहे हैं, फिर भी वे मुझे पागल कहते हैं। मैडॉक्स ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी गर्मी की ज़रूरत का ख्याल रखने दो। याग्ना ने मैडॉक्स को भैंस के ऊपर बैठे युवक की ओर हाथ बढ़ाते देखा, लेकिन अचानक मैडॉक्स के हाथ से आग की एक धार युवक की ओर निकल पड़ी। पीड़ा की चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। हर किसी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। युवक चीखा और छटपटाया। जलते हुए मांस की गंध ठंडी हवा में फैल गई। उसकी चीख लगभग 1 मिनट तक चली, जब तक कि युवक राख में बदल नहीं गया। दरवाजे खोलो, एक ग्रामीण चिल्लाया। अपने लोगों की बात सुनो, इस अनावश्यक रक्तपात से बचो। हम दोनों जानते हैं कि तुम हमें हरा नहीं सकते। अपने दरवाजे खोलो और महामहिम मैक्सिम बार्न्स के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लो। मैडॉक्स ने अपने शब्दों को सभी के दिमाग में उतरने दिया। युवक की राख अभी भी धुआं उगल रही थी। ठंड के कारण उसके माता पिता जोर से रो भी नहीं पा रहे थे। हम क्या करने जा रहे हैं, जनरल? सरीन ने पूछा। हर कोई याग्ना की ओर उसके उत्तर के लिए देख रहा था, लेकिन वह लोगों को गेट खोलने का आदेश कैसे दे सकता था? उसे मैडॉक्स के बारे में पता चला। उस आदमी ने कभी अपने शब्दों का सम्मान नहीं किया था। याग्ना जानता था कि जैसे ही वे गेट खोलेंगे, मैडॉक्स और उसके आदमी शहर में बाढ़ ला देंगे और शहर को जलाकर राख कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने नॉर्थगार्ड में किया था। इसलिए तुम्हारे लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी फिर से मेरे कंधों पर आ गई है। एक बार फिर मैडॉक्स ने कांपते हुए बूढ़े की ओर अपना हाथ बढ़ाया। बिना कपड़ों के बूढ़ा आदमी बर्फ की एक पतली परत में ढका हुआ था। बूढ़े आदमी की आंखों में जीवन की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। बूढ़े आदमी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला जब तक कि मैडॉक्स की हथेली से आग निकलकर उसे छू नहीं गई। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख जवान आदमी की चीख से कम समय तक चली। बूढ़े आदमी की कोयले जैसी हड्डियां टूटकर गिर गईं। दरवाजे खोलो, कमीने, दरवाजे खोलो। कुछ गांव वाले जितना जोर से चिल्ला सकते थे, चिल्लाने में कामयाब रहे। उनका डर गुस्से में बदल गया। तुम्हारे कारण एक और जान चली गई, मैडॉक्स ने कहा। वह बेपरवाह था। उनके दुखों ने मैडॉक्स को खुशी का एहसास कराया। गांव वालों की चीखों के बावजूद याग्ना ने आदमियों को दरवाजे खोलने का आदेश नहीं दिया। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मुझे हर बार ऐसा करते देखोगे 5 मिनट। लेकिन मेरा धैर्य खत्म मत होने देना। उस समय मैं तुम्हारे पूरे शहर को गर्म कर दूंगा। उसके शब्दों ने याग्नार के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसके पीछे के सैनिकों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वे बेताबी से गेट खोलना चाहते थे। ये युद्ध हार गया था। अगर उन्होंने अभी गेट खोल दिए होते तो कम से कम वे शहर और गांव वालों को बचा सकते थे। जनरल, हमें गेट खोलने होंगे, कृपया हमें आदेश दें। याग्नार के पीछे के कुछ सैनिकों ने चिल्लाया। ये देने का मेरा आदेश नहीं है। महामहिम ने हमें गेट पकड़ने का आदेश दिया है। उन्हें खोलना कोई विकल्प नहीं है। याग्ना ने दहाड़ लगाए। महाराज अब कहाँ हैं? उनमें से एक सैनिक चिल्लाया। उसके सवाल ने बाकी लोगों को झकझोर दिया। डर ने उनकी वफादारी को दबा दिया।
एक एक करके सैनिकों ने उन्हें दिए गए आदेशों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके आश्चर्य के लिए मैडॉक्स ने एक और ग्रामीण को जिंदा जला दिया। उसने हर 5 मिनट में एक को जलाने के अपने वादे को पूरा नहीं किया। बूढ़े आदमी को जलाने के 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसने एक और को जलाने का फैसला किया। ये बकवास है, चलो दरवाजे खोलते हैं, मैं अपने परिवार को किसी बेवकूफ़ी भरे आदेश की वजह से जलने नहीं दूंगा। बौनों और मनुष्यों से युक्त सैनिकों का एक समूह शहर के द्वार से नीचे कूद गया। सैनिकों के बीच अराजकता फैल गई। जो कोई भी द्वार को छुएगा उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। सरिन चिल्लाया, ये जिंदा जलाने से बेहतर है। विद्रोहियों ने चिल्लाया। हालांकि अन्य सैनिक लाइन से बाहर नहीं निकले, लेकिन उन्होंने विद्रोहियों को भी नहीं रोका। शहर की दीवारों के ऊपर अराजकता को देखते हुए मैडॉक्स और उसके आदमी हंसे। उन्होंने अपने होंठ चाटे। कोई भी अनजान आदमी बता सकता था कि इन लोगों के दिल में कोई दया नहीं है। उन्हें रोको। शहर के अंदर याग्नार ने विद्रोहियों को द्वार की ओर भागते देखा। उसने तुरंत अपने आदमियों को उन्हें रोकने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक अनिच्छुक लग रहे थे। याग्नार ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसके हाथ में एक काला भाला प्रकट हुआ। उसने खुद को सैनिकों को रोकने के लिए तैयार किया। वह शहर की दीवार से नीचे कूदने ही वाला था कि इलाके में एक गड़गड़ाहट गूंज उठी। बिजली की चमक ने उनके ऊपर आसमान को छलनी कर दिया। वे सब ऊपर देखने लगे। बिजली की चमक ने आसमान में घूमते काले बादलों को प्रकट किया। तूफान। सरिन ने संदेह भरी नज़र से अपना सिर झुकाया। तूफान और भी तेज होता गया। कुछ सेकंड में अंधेरे आसमान में बिजली की चमक दिखाई देने लगी। बिजली की चमक ने रात को दिन में बदल दिया। मैडॉक्स और उसके आदमियों ने हंसना बंद कर दिया। वे सब आसमान की ओर देखने लगे। भयंकर तूफानी बादल उन्हें डरा रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। क्या हो रहा है? सरीन ने पूछा। विद्रोहियों ने अपनी चाल रोक दी। अचानक मैडॉक्स के आदमियों और शहर की दीवारों के बीच की जमीन पर एक सुनहरी बिजली गिरी। शहर की दीवारों के ऊपर सरीन और याग्नार ने देखा कि बिजली गिरने वाली जमीन से धुएं का एक बादल निकल रहा था। उन्होंने धुएं के बादल के अंदर एक आकृति को खड़ा हुआ देखा। मैडॉक्स के आदमियों के ऊपर रोशनी का एक गोला मंडरा रहा था, जो जगह को रोशन कर रहा था। इसने पूरी तरह से काले लबादे में युवक को रोशन कर दिया। जैसे ही सैनिकों ने युवक को देखा, वे कांप उठे। मैडॉक्स की भैंस कराह उठी, डर के मारे पीछे हट गई। नहीं, सरीन ने बड़बड़ाया। इलाके में मौजूद हर एक व्यक्ति को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह युवक आधा अमर था। उसके आसपास जो ऊर्जा विकिरण उन्होंने देखा वह विनाशकारी था। पहली बार मैडॉक्स की आंखों में डर की एक किरण उभरी। जनरल, वह लड़का आधा अमर है। सरिन कांप उठी। वह कौन है? याग्ना ने बड़बड़ाया। जब वे माइकल को घूर रहे थे तो आसमान में एक तेज गर्जना गूंज उठी। लोग उस गर्जना से डर गए। मैडॉक्स और उसके आदमी पूरी तरह से चौंक गए जब आसमान से आग की एक धारा दिखाई दी। आग ने ग्रामीणों को मैडॉक्स और उसके आदमियों से अलग कर दिया। मैडॉक्स के प्रतिक्रिया करने से पहले ग्रामीण गायब हो गए। याग्ना ने बादलों के ऊपर एक राक्षसी प्राणी की छाया को देखने के लिए आसमान की ओर देखा। एक ड्रैगन। सरिन ने छाया से प्राणी को पहचान लिया। मैडॉक्स की भैंस ने अपने सवार से जोरदार थप्पड़ खाने तक अपना सिर हिलाया। मैडॉक्स ने आग की लपटों के बीच एक खाली मैदान देखा। सभी ग्रामीण उसकी नज़रों से ओझल हो गए थे। युवक के आने से लेकर ग्रामीणों के गायब होने तक सब कुछ चंद सेकंड में ही हो गया। उसके जैसे फ्यूजन स्टेज साधक को भी यह एहसास नहीं हो पाया कि अभी क्या हुआ था। जनरल, अचानक एक सैनिक चिल्लाया, जिसने याग्ना का ध्यान खींचा। उसने जल्दी से मुड़कर देखा कि ग्रामीण शहर के द्वार के अंदर सुरक्षित और स्वस्थ खड़े थे। ग्रामीण असमंजस में थे। अचानक टेलीपोर्टेशन के प्रभाव के कारण कुछ लोग जहां खड़े थे वहीं उल्टी करने लगे। कंपकंपी और उल्टी के अलावा ग्रामीण सुरक्षित रहे। तुम कौन हो? मैडॉक्स की चीख हवा में गूंज उठी। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बस अपना हाथ उठाया। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, जिससे एक छोटा बवंडर बन गया। रक्षा कवच। मैडॉक्स को एहसास हुआ कि युवक ने जादू करना शुरू कर दिया है। उसने अपने आदमियों को रक्षात्मक मंत्रों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। उनके चारों ओर कई पारदर्शी ढालें बन गईं। इसके अलावा उनके चारों ओर कई सुनहरे चक्र घूम गए, जिससे उनकी ऊर्जा ढालें मजबूत हो गईं। इस बीच माइकल के चारों ओर दिखाई देने वाला छोटा बवंडर धीरे धीरे खुद को अर्धचंद्राकार हवा के ब्लेड में बदल गया। ब्लेड इतना लंबा हो गया कि एक साथ 3 से 4 बसों के आकार का हो गया। साथ ही ब्लेड ने एक अलौकिक सीटी जैसी आवाज़ पैदा की, जिससे मैडॉक्स और उसके आदमियों को खतरा हुआ। मैडॉक्स और उसके आदमियों को देखते हुए माइकल ने बस अपनी उंगलियां चटकाईं। हवा का ब्लेड तीर की गति से उनकी ओर बढ़ा, आसमान में उड़ता हुआ। हवा के झोंके ने हवा को चीर दिया। जैसे ही माइकल ने हवा का झोंका चलाया, इसने एक तेज धमाकेदार आवाज़ पैदा की। हवा के झोंके ने मैडॉक्स और उसके आदमियों के इर्द गिर्द ड्रैगन की आग को पूरी तरह बुझा दिया।
मैडॉक्स और उसके आदमियों ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा अपनी ढालों में डाल दी। हालांकि हवा के झोंके ने उन्हें मक्खन में गर्म चाकू की तरह काट डाला। पलक झपकते ही सैनिक टुकड़ों में कट गए। खून और मांस बाहर निकल आया। उनके नीचे की सफ़ेद बर्फ उनके खून से लाल हो गई। आहा! मैडॉक्स के आदमी दर्द से चीखने और चीखने लगे। जो लोग भाग्यशाली थे वे तुरंत मर गए, लेकिन कई जिंदा बच गए। कट चिकना और तेज था, इसलिए वे जल्दी नहीं मरे। हालांकि मैडॉक्स हवा के झोंके से बच निकलने में कामयाब रहा और हवा के झोंके से पहले ही हवा में उछल गया। लेकिन उसका घोड़ा, काला भैंसा, इतना भाग्यशाली नहीं था। ब्लेड ने भैंसे को 2 बड़े टुकड़ों में काट दिया और वह तुरंत मर गया। तेज हवा खून की बदबू को शहर के दरवाजों तक ले गई। शहर के दरवाजों पर खड़ा हर एक सैनिक मिश्रित भावनाओं के साथ इस दृश्य को देख रहा था। वे मैडॉक्स और उसके आदमियों को पीड़ित देखकर भयभीत और प्रसन्न दोनों थे। माइकल मैडॉक्स की खुद को हवा के ब्लेड से बचाने की त्वरित प्रतिक्रिया को देखकर आश्चर्यचकित था। उसका सिर सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ से भर गया था। एक एक करके सैनिकों ने अपनी आखिरी सांस ली। विंड ब्लास्ट का अंतिम रूप माइकल की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। इसने कई ढालों को ऐसे काट दिया जैसे वे कुछ भी नहीं थीं। इसके अलावा विंडब्लेड का आकार एक बार में सैनिकों की एक बटालियन को मारने के लिए पर्याप्त था। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने उसे दिन में केवल एक बार मंत्र के अंतिम रूप का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। अन्यथा माइकल 1-2 विंडब्लेड से एक राज्य की सेना को खत्म कर सकता था। मैडॉक्स बर्फीले मैदान पर जोरदार धमाके के साथ उतरा। उसने तुरंत अपनी पीठ पर लटकी हुई नुकीली गदा ले ली। माइकल की नज़र में मैडॉक्स एक आम बर्बर व्यक्ति की तरह लग रहा था। मैं राजा के साथ हूँ। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? माइकल ने अपने दिमाग में गया के शब्द सुने। करने ही वाला हूँ, माइकल ने कहा। तुम किंगडम थूसिया के मामलों में दखल दे रहे हो? मैडॉक्स चिल्लाया। उसे कोई भी उपयुक्त धमकी भरे शब्द नहीं मिले। मुझे पता है, माइकल ने हंसते हुए कहा। पलक झपकते ही माइकल की आकृति मैडॉक्स की नज़रों से ओझल हो गई। शहर की दीवारों के ऊपर से उन्होंने मैडॉक्स की ओर एक सुनहरी बिजली चमकती देखी। जब माइकल उसके सामने आया तो मैडॉक्स दंग रह गया, लेकिन वह सहज रूप से अपनी गदा घुमाने में कामयाब रहा। गदा माइकल के सिर पर लगी, जिससे एक तेज आवाज़ आई। माइकल के सिर पर लगते ही गदा मुड़ गई और टूट गई। मैडॉक्स का हाथ सुन्न हो गया। हालांकि नुकीली गदा देखने में साधारण सी लग रही थी, लेकिन यह मैक्सिम बार्न्स द्वारा उसे उपहार में दिया गया एक एपिक श्रेणी का हथियार था। गदा में अपने दुश्मनों को मारने पर कुछ पलों के लिए उन्हें जमने की क्षमता थी। फिर भी यह माइकल के सिर पर एक छोटा सा घाव भी नहीं कर पाया। उसने बस मैडॉक्स की गर्दन पकड़ी और उसे ज़मीन से ऊपर उठा दिया। तुम जिंदा जलाए जाने के लायक हो। माइकल ने दूसरी तरफ पन्ना हरे रंग की लपटों का एक गोला बनाया। अचानक मैडॉक्स के पीछे एक भालू की भूतिया आकृति दिखाई दी। लाल लाल भालू ने अपने उस्त्रा तीखे पंजे उठाकर माइकल पर हमला किया। याग्नर और सैनिकों ने अपनी आंखें खोलकर सब कुछ देखा। 8 फीट लंबे भालू ने अपने पंजे को बाएं और दाएं घुमाया, माइकल को टुकड़ों में काटने की कोशिश की। भालू के हमले का नतीजा गदा के हमले जैसा ही था। यह माइकल को एक बार भी काट नहीं सका। आखिरकार भालू गायब हो गया और मैडॉक्स का चेहरा खून की कमी के कारण पीला पड़ गया। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी काम है, माइकल ने कहा। उसकी आंखें शिकारी हो गईं। मैडॉक्स माइकल के चंगुल से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। माना कि मैडॉक्स एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर था, लेकिन वह शक्ति और ताकत में हाफ इमोर्टल के करीब भी नहीं था। भले ही मैडॉक्स की नसों में कॉस्मिक ऊर्जा बह रही हो, लेकिन लड़ाई का नतीजा वही होता। मैडॉक्स को उसकी गर्दन से पकड़े हुए माइकल ने अपने से कई मीटर दूर जमीन पर पड़ी एक स्टील की तलवार को देखा। उसने तलवार को पकड़ा और वह सीधे उसके हाथ में आ गई। पुलच! माइकल ने जल्दी से तलवार को गहरे रंग की लपटों की एक पतली परत से ढक दिया और फिर उसे मैडॉक्स की कमर के आर पार घुमाया। तलवार ने मैडॉक्स के शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। उसका निचला शरीर जमीन पर एक भयानक धमाके के साथ गिरा। जमीन पर पड़े शरीर के आधे हिस्से से खून बहने लगा। याग्नार और सरिन को ठंड लगने लगी और उन्हें पसीना आने लगा। मैडॉक्स की पागल चीख हवा में गूंज उठी। माइकल ने मैडॉक्स को कुछ मिनट तक चीखने दिया। मैं तुम्हें और तुम्हारे गुर्गों के शवों को जुलोन में घुमाने जा रहा हूं, माइकल ने हंसते हुए कहा। जब मैं कुछ घंटों में तुम्हारे महीनों के काम को खत्म कर दूंगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे शवों को तुम्हारे राजा के पास भेज दूंगा। माइकल के शब्द इतने जोरदार थे कि याग्नार और उसके सैनिक सुन सकते थे। महाराज, तुम्हें मार देंगे, मैडॉक्स मुश्किल से ये शब्द बोल पाया। जब माइकल ने मैडॉक्स के मुंह में अपना हाथ डाला तो उसके शब्द बीच में ही रुक गए। सभी को चौंकाते हुए माइकल ने मैडॉक्स की जीभ बाहर खींच ली। मैडॉक्स के मुंह से खून और थूक निकल रहा था। इस दृश्य को देखने वाला हर कोई डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। अपनी कलाई के एक झटके से माइकल ने सभी शवों को हवा में उठा लिया। वह खुद भी धीरे धीरे हवा में ऊपर चढ़ा और उसके हाथ में मैडॉक्स संघर्ष कर रहा था।
क्या वह इस तरफ आ रहा है? सरीन ने पूछा। माइकल के उनकी ओर बढ़ने पर उसके सवाल का जल्द ही जवाब मिल गया। इससे पहले कि वे पलक झपका पाते, माइकल महल की ओर बढ़ते हुए नजरों से ओझल हो गया। महल की ओर। याग्ना ने दहाड़ लगाए। अगर वह अर्धअमर उनके राजा को मारना चाहता तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। कम से कम वह उनके राजा के लिए लड़ना और मरना चाहता था। बादलों से घिरे आसमान और भारी बर्फबारी के नीचे राजा बलदूर का महल राजसी ढंग से खड़ा था। यह माइकल द्वारा देखे गए किसी भी अन्य विशिष्ट महल से अलग नहीं था। इस विशाल महल के क्षितिज पर 8 मजबूत चौकोर मीनारें छाई हुई थीं। वे गहरे भूरे रंग के पत्थर से बनी मजबूत संकरी दीवारों से जुड़ी हुई थीं। दीवारों के चारों ओर पतली पतली छोटी खिड़कियां एकदम सही समरूपता में बिखरी हुई थीं, साथ ही तीरंदाजों और तोपखाने के लिए असममित क्रेनेलेशन भी थे। विशाल लकड़ी के दरवाजों और तीरंदाजों के छेदों वाला एक बड़ा गेट प्रवेश द्वार की रखवाली करता था। इसके अलावा मुट्ठी भर झरने विभिन्न छोटी नदियों में बहते हैं और महल के बाहर कीमती खेतों को जरूरी पानी प्रदान करते हैं। लेकिन इस समय ये झरने और नदियां जमी हुई थीं और ऑब्सीडियन ग्लास की तरह दिख रही थीं। जमीन पर मौजूद सैनिक चौंक गए। उनमें से ज्यादातर ने यह भी नहीं देखा कि माइकल खिड़की से सीधे महल में उड़ रहा था। दुर्भाग्य से जब तक वे प्रतिक्रिया करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या ये खून है? कुछ सैनिकों ने जमीन पर खून के निशान देखे। माइकल द्वारा महल में लाए गए शवों से खून की बूंदें टपक रही थीं। सैनिक दंग रह गए। वे तुरंत महल में भाग गए। जब तक याग्नार और उसके आदमी महल में पहुंचे, माइकल पहले से ही अंदर था। क्या हो रहा है? याग्नार ने महल के दरवाजों की रखवाली कर रहे लोगों से पूछा। जनरल याग्नार, सैनिकों ने सलामी दी। महामहिम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, कृपया अंदर जाएं। सैनिकों ने याग्नार और यानगर के दूसरे इन कमांड सरीन को महल में प्रवेश करने देने के लिए मुख्य दरवाजे खोले। महल के अंदर माइकल एक खंभे पर झुक गया। वह जिस कमरे में खड़ा था वह काफी खाली था। इसमें हवा को गर्म करने के लिए केवल एक लंबी ओक की मेज और चिमनी थी। गया मेज के अंत में बैठा था जबकि जुलोन दूसरे छोर पर बैठे थे। जुलोन का राजा बलदूर एक अर्धओर्क था। वह न तो एक ऑक के रूप में लंबा था और न ही एक औसत मानव के रूप में छोटा था। उसकी त्वचा पर जैद हरे रंग का रंग था। बलदूर को अपने चेहरे की विशेषताएं अपनी मानव माँ से और अपने शरीर को अपने औक पिता से विरासत में मिली थीं। हल्के हरे झबरा बाल लगभग पूरी तरह से बलदूर के सुंदर भौहें सिकुड़ते चेहरे को ढके हुए थे। अभिव्यंजक नीली आंखें अपनी कोठरियों के भीतर संकीर्ण रूप से टिकी हुई थीं, जो नए लोगों को अधीरता से देख रही थीं। बलदूर के अलावा जुलोन का राजकुमार शांत और संयमित रहा, क्योंकि राजकुमार जोरफू की माँ भी एक औक थी। उसकी नज़र लड़की, उसके कंधे पर बैठे ड्रैगन और खंभे पर झुके हुए अर्धमर पर पड़ी। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। जलती हुई लपटों के नीचे जलाऊ लकड़ी चटक रही थी। वे सभी जनरल याग्नर के कमरे में आने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार ऑक जनरल ने कमरा खोला। याग्नर के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपना भाला कस लिया। जब उसने देखा कि सभी सुरक्षित हैं तो वह राहत महसूस कर रहा था। याग्नर ने राहत की सांस ली। महाराज, महामहिम, यानगर ने सिर झुकाया। उठो, बलदूर ने अपनी आश्चर्यजनक रूप से नर्म आवाज में याग्नर को आदेश दिया। यागर ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसने सभी को घूर कर देखा। वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि अर्धअमर अपनी बात कहेगा। अंत में माइकल ने अपना मुंह खोला। शुरू करने से पहले मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूं। मैं यहाँ बातचीत करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आप अपना राज्य वापस चाहते हैं और इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, माइकल ने कहा। उनमें से किसी ने भी माइकल की साधना अवस्था के कारण उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। क्या आप अपना राज्य वापस चाहते हैं या नहीं? गया ने पूछा। बलदूर और जोरफू ने धीरे से सिर हिलाया। वे दोनों जानते थे कि भले ही अर्धअमर राज्य का आधा हिस्सा मांगे, उन्हें उसे देना ही होगा। वे बातचीत करने की स्थिति में नहीं थे। उसके बिना उनके अपने सैनिक विद्रोह कर देते और मैडॉक्स और उसके आदमियों के लिए द्वार खोल देते। उस समय वे पूरा राज्य खो देते। माइकल ने उनकी आंखों में चिंता देखी। अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मैं कुछ अनुचित पूछूंगा या नहीं, तो मत पूछिए। मैं थूसिया को नष्ट करने के लिए एक सेना बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपकी सेना भी मेरे साथ शामिल हो। मना कर दीजिए और मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा। हम दोनों जानते हैं कि आगे क्या होगा, माइकल ने कहा। वे कल्पना कर सकते थे कि मैक्सिम बार्न्स आगे क्या करेगा जब उसने सुना कि उसके सेनापतियों को आधे में काट दिया गया है। सेना को अकेले ही मारकर माइकल ने जुलोन को बचाया और साथ ही उन्हें खतरे में भी डाला। अगर मैं पूछ सकता हूं, बलदूर के शब्द रुक गए। उसने अपने अगले शब्द सावधानी से चुने। आपको सेना की क्या जरूरत है, मेरे स्वामी? अपनी शक्ति से आप अकेले ही थूसिया को नष्ट कर सकते हैं, बलदूर ने कहा। चूंकि माइकल एक अर्धअमर था, इसलिए राजा भी उसे मेरे स्वामी कहकर संबोधित करते थे।
अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अमर परिषद की प्राथमिकता नंबर 1 बन जाऊंगा। ये बदमाशी है, लेकिन अगर आप वापस लड़ते हैं तो ये युद्ध है, और युद्ध में सब कुछ जायज है, माइकल ने कहा। वह बेपरवाह था। जैसा कि आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, ज़ुलोन एक सैन्य राष्ट्र नहीं है। हमारी सेना में आम लोग हैं जिन्हें युद्ध का कोई वास्तविक अनुभव नहीं है। मुझे ये स्वीकार करने में जितना भी अरुचि हो, हम सैन्य शक्ति के मामले में कमज़ोर हैं, बालादुर ने आह भरी। राजा की बात सुनकर माइकल ने बस हंसी उड़ाई। कमज़ोर होकर मरना गुलाम बनकर जीने से बेहतर है। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ बातचीत करने नहीं आया हूँ। अपने जनरल से बात करो और मुझे जवाब दो। मैं तुम्हें 15 मिनट दूंगा। माइकल पलक झपकते ही कमरे से बाहर निकल गया। ड्रैगन और लड़की उसके पीछे चले गए और याग्नार को राजा और राजकुमार के साथ छोड़ दिया। महाराज, याग्नार ने राजा की ओर देखते हुए पुकारा। इस बारे में सोचने की कोई बात नहीं है, पिताजी, ज़ोरफू ने कहा। या तो हम वही करेंगे जो वह कहता है और उसके पीछे रहेंगे, या जब मैक्सिम बार्न्स वेस्टबोरो में सैनिकों की एक और बटालियन भेजेगा तो हम गिर जाएंगे। जनरल याग्नार, राजकुमार ज़ोरफू ने जनरल की ओर देखा। मुझे बताओ अगर मैं गलत हूँ। याग्नार ने अपना सिर हिलाया। महाराज, खुलकर बोलने की अनुमति है, याग्नार ने सिर झुकाते हुए पूछा। आगे बढ़ो, राजा ने कहा। ये हमारी लड़ाई है, महाराज। हम उस युवक से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह हमारे लिए लड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेगा। मैंने जनरल मैडॉक्स को लॉसन गांव के ग्रामीणों को जिंदा जलाते देखा। हमारे अपने सैनिकों ने हमारे द्वार खोलने के आदेश के खिलाफ विद्रोह किया। हमारे सैनिक कितने मजबूत या कमजोर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब हमारे पास राज्य ही नहीं है। मैं ये जानता हूँ, जनरल याग्नार, राजा ने आह भरी। शायद मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वे युवा थूसिया के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाएं। उनके पास जीने के लिए बहुत कुछ है। पिताजी, क्या आप खुद सुन रहे हैं? ज़ोरफू ने अपनी भौहें सिकुड़ी। जरा सोचिए कि अगर हाफ इमोर्टल हमें छोड़कर चले गए तो क्या होगा। अगली बटालियन कुछ ही दिनों में शहर की दीवारें तोड़ देगी। क्या आपको लगता है कि थूसिया के लोग हम पर कोई दया दिखाएंगे? वे शहर में सभी को मार डालेंगे। ज़ुलोन गिर जाएगा। चाहे आपको ये पसंद हो या न हो, ये युद्ध है। वे युवा और सैनिक मरेंगे, चाहे आप सहमत हो या नहीं। अंतर यह है कि अगर हम हाफ इमोर्टल की बात सुनते हैं तो उनकी मृत्यु का मतलब ज़ुलोन के लिए एक भविष्य होगा। महामहिम सही कह रहे हैं, महामहिम, याग्ना ने कहा। आप दोनों सही कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम वापस लड़ें। हाफ इमोर्टल के साथ हमारे पास थूसिया के खिलाफ सभी अन्य राज्यों को एकजुट करने का मौका है। एक लंबे विचार विमर्श के बाद बालादुर अपनी आंखों में एक नए दृढ़ संकल्प के साथ उठे। उन्हें युद्ध के समय निर्णय लेने का प्रशिक्षण या अनुभव नहीं था। ज़ुलोन एक शांतिपूर्ण राज्य था जो शिक्षा और विज्ञान पर केंद्रित था। इसलिए बालादुर ने एक स्पष्ट निर्णय लेने के लिए कुछ क्षण लिए। बालादुर के संकल्प के बाद उन्होंने माइकल के फिर से आने का इंतजार किया। पहले की तरह माइकल खिड़की से उड़कर कमरे में उतरा। हम आपका अनुसरण करेंगे, मेरे स्वामी, राजा बालादुर और राजकुमार ज़ोरफू ने अपना सिर झुकाया। अगर आप इस निर्णय पर नहीं पहुंचते तो मुझे झटका लगता। अब से वह आपकी युद्धकालीन सेनापति है। तुम उसकी हर आज्ञा का पालन करोगे। माइकल ने अपनी नज़र याग्नार की ओर घुमाई। उसकी बात सुनो और तुम कुछ ही समय में अपने दोनों शहर वापस पालोगे। माइकल गया की ओर इशारा करके कमरे से गायब हो गया। वह किंगडम सुवेन की ओर जा रहा था, एक और राज्य जो थूसिया के साथ युद्ध में था। माइकल के जाने के बाद गया ने अपनी ठंडी नज़र याग्नार की ओर घुमाई। मैंने मैडॉक्स और उसके आदमियों के शवों को बाहर बर्फ पर रख दिया है। उन्हें ले जाओ, उन्हें एक भाले में रखो और अपने जीते हुए शहरों में परेड करो। सुनिश्चित करो कि थूसिया के लोग शवों को बिल्कुल साफ देख सकें। गया के आदेश ने याग्नार को चौंका दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसी नाजुक युवती ऐसे भयानक आदेश दे सकती है, लेकिन उसने अपने आदेश से उन्हें और भी चौंका दिया। मैडॉक्स अभी भी जिंदा है। वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह कुछ हद तक जिंदा है। इसलिए उसका शरीर ले लो और उन्हें सामने रख दो। वह थूशियन आत्मा को तोड़ने के लिए हमारा मुख्य हथियार है। गया ने धीरे धीरे याग्नार की ओर चलते हुए कहा। चलो ये करते हैं। हो, उसने याग्नार की पीठ थपथपाई। मेरी महिला, राजकुमार ज़ोरफू ने उसे पुकारा। मेरी महिला और मेरे स्वामी कहकर पुकारना बंद करो। मैं मिसेलिया हूँ और वह मास्टर घोस्ट है, समझे? जैसे ही उन्होंने नाम सुने वे दंग रह गए। ज़ोरफू ने तुरंत नाम पहचान लिए। वह घोस्ट है, एलोन का 5 सितारा की मियागर, जीवित, गया ने कहा। राजा और राजकुमार ज़ोरफू अवाक रह गए। उन्होंने सुना कि घोस्ट थूसियन की मिया गिल्ड का गिल्ड लीडर था, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके बीच क्या हुआ था। अब हम क्या करें, मिसेलिया? राजा और राजकुमार चुप थे, जबकि याग्ना ने पूछा। बस थूसियन को बता दें कि अगर वे बिना हिंसा के शहर वापस कर देते हैं तो आप उन्हें वापस थूसिया जाने देने के लिए तैयार हैं।
क्या वे ऐसा करेंगे? राजकुमार ज़ोरफू ने पूछा। बेशक, वे ऐसा नहीं करेंगे। यहीं से यह छोटा सा लड़का तस्वीर में आता है। गया ने नाइटमेयर की ठुड्डी को रगड़ा। मुझे लगता है कि आपके पास अपने शहरों को जोड़ने वाला एक पोर्टल है, याग्नर के सिर हिलाने पर गया ने पूछा। अद्भुत, वर्तमान से बेहतर कोई सही समय नहीं है। चलो चलते हैं। जुलोन के दक्षिणी भाग में बना कोलफेल शहर जुलोन के अधिकांश बौनों का घर था। ये बौने अवोर में अपने पूर्वजों के राज्य से आए थे और खदानों और अयस्कों की प्रचुरता के कारण कोलफेल में बस गए थे। शहर अपने स्प्रूस लकड़ी की छतों, तांबे की दीवारों और विशाल, राजसी गीजर के साथ रमणीय दिखता था। सीधे शब्दों में कहें तो कोलफेल में स्वर्गीय वातावरण था। मैक्सिम बार्न्स ने सबसे पहले कोलफेल को इसकी खदानों के कारण निशाना बनाया। उसने अपने सैनिकों को हथियार देने के लिए इन अयस्कों और धातुओं का उपयोग करने की योजना बनाई। जनरल मैडॉक्स ने अपने एक कप्तान कैप्टन हेंशॉ को अपनी जगह कोलफेल को नियंत्रित करने दिया। उस आदमी ने खनिकों और कोलफेल के हर एक नागरिक के साथ अपने गुलामों की तरह व्यवहार किया। कोलफेल में आधी रात हो चुकी थी, फिर भी फौज से जुड़ी लंबी चिमनियों से काला धुआं निकल रहा था। शहर के दरवाजों के भीतर महिलाओं की चीखें लगातार गूंज रही थीं। वेस्टबोरो को कोलफेल से जोड़ने वाला पोर्टल एक खुले मैदान में स्थित था। यह एक ऐसा अखाड़ा था जिसके चारों ओर सैकड़ों सीटें बनी हुई थीं। कोलफेल के नागरिक इस अखाड़े में विभिन्न नाटक समूहों द्वारा प्रस्तुत नाटक देखने आते थे जो अक्सर कोलफेल आते थे। वर्तमान में थूसियन लोग अखाड़े को एक निष्पादन स्थल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब याग्नार, सरिन और सैनिकों का एक समूह खुले मैदान में दिखाई दिया तो उनकी इंद्रियां खून की गंध से अभिभूत हो गईं। शरीर के अंग और खून से सने कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। खून के धब्बों ने जमीन पर बर्फ को लाल कर दिया। घुसपैठिए। जैसे ही साइड पर गश्त कर रहे थूसियन सैनिकों ने समूह को देखा, वे चिल्लाए। शांत रहो। गया ने व्यक्तिगत रूप से समूह को कोलफेल तक पहुंचाया। उसने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। अंधेरे के कारण थूसियन अभी भी भालों पर शवों को नहीं देख पाए थे। अपने कप्तान को बताओ कि एक फ्यूजन स्टेज योद्धा उसके सिर के लिए यहाँ है। गया की चीख पूरे अखाड़े में गूंज उठी। कोलफेल के हर एक सैनिक को यहाँ आने दो, गया ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। सुवेन राज्य एक छोटा सा देश था जिसकी आबादी 1 लाख थी। उत्तर में शांत महासागर, दक्षिण में शांत समुद्र, पूर्व में विशाल खुले मैदान और पश्चिम में उष्णकटिबंधीय जंगल से घिरा सुवेन राज्य मुख्य रूप से कवच बनाने, खाना पकाने और कालीन बनाने से चलता था। सुवेन खुद मुख्य रूप से निर्जन पहाड़ों से घिरा हुआ था और यहाँ की जलवायु बरसाती थी, जिसके कारण यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा थी। देश का परिदृश्य शानदार था। नर्म, धुंधले मैदान, कोमल पहाड़ियाँ और कभी न खत्म होने वाले हरे भरे खेत सुवेन के छिपे हुए खजानों का एक छोटा सा हिस्सा थे। यही वजह थी कि विदेशियों के बीच इस राज्य को बहुत पसंद किया जाता था। सुवेन के लोग विदेशियों के प्रति उदार थे और उन्हें ताज़ा भोजन देकर उनका स्वागत करते थे। उन्हें लगता था कि विदेशी देश की भलाई में मदद कर सकते हैं जब तक कि थूसिया ने उनके खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ दिया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुवेन राज्य ने पूरे ओज महाद्वीप को भोजन उपलब्ध कराया। राज्य में उपजाऊ भूमि का आशीर्वाद था। वसंत ऋतु में पूरा राज्य एक सुनहरे कंबल से ढका हुआ दिखाई देता था। सुवेन से होकर बहने वाली नदियां मछलियों और जलीय जीवन से अटी पड़ी थीं। रूबी कुजीन जैसे कई धनी संगठन नियमित रूप से सुवेन से मछली, केकड़ा, झींगा और खाने योग्य हर चीज खरीदते थे। जैसे मैक्सिम बार्न्स जुलोन को उसकी खदानों और अयस्कों के लिए चाहते थे, वैसे ही उन्होंने थूसिया को एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए सुवेन को लालच दिया। वह सुवेन द्वारा उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों पर एकाधिकार करना चाहते थे। एक बार जब थूसिया ने सुवेन को जीत लिया तो आसपास के सभी राज्यों को राजा मैक्सिम द्वारा भोजन के लिए मांगे जाने वाले किसी भी मूल्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर उन्होंने मैक्सिम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो भुखमरी उनके लिए एकमात्र विकल्प होगी। हालांकि जुलोन के विपरीत सुवेन के पास एक शक्तिशाली सेना थी। उनके नौसैनिक बलों ने सैकड़ों थूसिया जहाज़ों को डुबो दिया और महीनों तक आक्रमण को रोके रखा। फिर भी थूसिया ने अपनी बेहतर संख्या के साथ उन्हें परास्त कर दिया। हाल ही तक थूसिया और सुवेन एक गतिरोध में थे। थूसिया ने खेत और गांवों को जलाकर इस गतिरोध को तोड़ा। हालांकि यह एक क्रूर रणनीति थी, लेकिन इसने थूसिया के पक्ष में काम किया। इसके अलावा थूसिया ने प्रमुख खाद्य उत्पादक खेतों से शहरों तक जाने वाले रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। ऐसा करके थूसिया ने सुवेन सेना को खाद्य आपूर्ति में कटौती की। भोजन के बिना सेना कमजोर हो गई। आखिरकार सेना में हर कोई केवल ऊर्जा के साथ खुद को बनाए नहीं रख सकता था। उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। उस समय सुवेन सेना के जनरल ब्रायस युद्ध के मैदान में एक तंबू के अंदर बैठे थे। रात में भारी बर्फबारी के कारण दोनों पक्षों ने अपनी लड़ाई रोक दी। फिर भी थूसियन ने सुवेन की सेना को रात में अच्छी नींद न लेने देने के लिए रात में हमला करने और पीछे हटने की रणनीति का इस्तेमाल किया। एक बार एक सुनहरा गेहूं का खेत विदेशियों को मंत्रमुग्ध कर देता था, जो खून, शवों और टूटे हुए कवच से अटा पड़ा था।
लाल, नीला और भूरा उस विशाल, रसीले मैदान के नए रंग थे, जो अब एक खूनी युद्ध का मंच बन गया था। हवा, जो आमतौर पर पक्षियों, नदियों और वन्यजीवों की आवाज़ें ले जाती थी, धुएं और खून की गंध से भारी और घनी थी। इसका एहसास ही किसी को भी भागने के लिए मजबूर कर सकता था। सुवेन सेना के शव पूरे मैदान में ढेरों में पड़े थे और बचे हुए सैनिकों के चेहरे दुख और निराशा से उदास थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन थूसियन शिविर में पूरे इलाके में गाना और हंसी गूंज रही थी। सुवेन की सेना के अंतिम सदस्यों को उनकी संख्या के 1/4 तक कम करने के बाद उनका मनोबल बढ़ा। फिर भी प्रकृति और मानवता दोनों पर इसका भारी असर पड़ा। इस क्षेत्र को अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करने में जीवन भर लगने की संभावना थी। इसके साफ मलबे, विस्फोट के छेद और टूटी हुई घेराबंदी के इंजनों ने फूलों, पेड़ों और सुनहरे गेहूं के खेतों की जगह ले ली थी। जनरल ब्रायस एक लाल बालों वाला व्यक्ति था जिसकी लंबी लाल दाढ़ी थी। उसका शरीर कट और चोटों से भरा हुआ था। युद्ध में लगे घावों पर कई पट्टियां बंधी हुई थीं। घावों के बावजूद उसकी आंखें जोश से भरी हुई थीं। जनरल ब्रायस के साथ जनरल ब्रायस के बहनोई किंग गनर लैम के कई सलाहकार भी थे। जनरल ब्रायस ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो अभी अभी तंबू में आया था। वह उनके शूरवीरों में से एक था। शूरवीर के पास एक चर्मपत्र था। हमें ये जनरल बानेट से मिला है। जनरल ब्रायस और सलाहकारों ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। जनरल बानेट वह व्यक्ति था जो थूसिया की ओर से आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था। उस व्यक्ति ने युद्ध जीतने के लिए हर एक गंदी चाल का इस्तेमाल किया। इसलिए ये कहना सुरक्षित था कि सुवेन में कोई भी बानेट नाम सुनना पसंद नहीं करता था। वह कमीना क्या चाहता है? जनरल ब्रायस ने शूरवीर के हाथ से स्क्रॉल छीन लिया। जनरल ब्रायस के सलाहकारों ने देखा कि जनरल की आंखें लाल हो गई थीं। स्क्रॉल को टुकड़ों में फाड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे। जनरल ब्रायस, उसने क्या कहा? सलाहकारों में से एक ने पूछा। वह चाहता था कि हम अपने हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण कर दें। या, जनरल ब्रायस ने अपनी मुट्ठी भींची, या उसके आदमी उन सभी खेतों से पकड़ी गई महिलाओं का लुत्फ उठाएंगे। जनरल ब्रायस की बात सुनने के बाद भी इलाके में कोई भी शांत और संयमित नहीं रहा। वे सभी जनरल बानेट को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। दुर्भाग्य से वे ऐसा करने में असमर्थ थे। हाल ही में हुई झड़प के बाद थूसियन सेना की संख्या उनसे 4 गुना ज्यादा थी। अगर वे 1 या 2 दिन और इस स्थिति में बने रहे तो यह चमत्कार ही होगा। अगर मैं उस मूर्ख की बात मान लूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हम आज रात उनके शिविर पर हमला करेंगे या कोशिश करते हुए मर जाएंगे। महामहिम गनर हमसे बदला लेंगे। आप क्या कहते हैं? उनके सलाहकारों को कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा। उनकी लड़ाई बहुत पहले ही हार चुकी थी। इस समय वे केवल थूसियन सेना से ग्रामीणों को बचाने की कोशिश करके ही शानदार जीत हासिल कर सकते थे। तैयार हो जाओ, आज रात हम उन कमीनों पर हमला करेंगे, जनरल ब्रायस ने दहाड़ लगाए। लेकिन इससे पहले कि वे 1 इंच भी आगे बढ़ पाते, बिजली का एक बोल्ट अचानक तंबू पर गिरा। सलाहकार और तंबू की रखवाली करने वाले शूरवीर चौंककर पीछे हट गए। घुसपैठिया, सलाहकारों ने चिल्लाया क्योंकि उन्होंने तंबू में एक काले कपड़े पहने नौजवान को खड़ा देखा जहां बिजली का बोल्ट अभी अभी गिरा था। जनरल की रक्षा करो। जो शूरवीर बानेट का स्क्रॉल लेकर आया था, उसने तलवार उठाकर उस पर झपट्टा मारने से पहले माइकल के साधना स्तर की जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई। माइकल की उंगली से बिजली का एक छोटा बोल्ट निकला जो शूरवीर के कंधे में जा लगा। शूरवीर ने तलवार गिराते ही चीख मारी। जब वह नीचे गिरा तो उसके कवच में धमाका हुआ। नीचे खड़े हो जाओ, माइकल की दबंग आवाज़ उनके दिमाग में दौड़ गई। उनके आश्चर्य के लिए वे माइकल की साधना अवस्था को देख पाए। हालांकि हाइड्रा की चीख अभी भी एलोन और ओजर को प्रभावित कर रही थी, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। इसलिए जब तक हाइड्रा फिर से अपनी चीख का इस्तेमाल नहीं करता, तब तक साधक जल्द ही दूसरों की साधना अवस्था को देखने की अपनी क्षमता वापस पा लेंगे। इसके अलावा हाफ इम्मोर्टल एक अपवाद था। अब तक उन्होंने कभी हाफ इम्मोर्टल नहीं देखा था, इसलिए साधकों को लगा कि वे दूसरों की साधना अवस्थाएं नहीं देख सकते। हालांकि जब माइकल ने मैडॉक्स और उसके आदमियों पर जुलोन में हमला किया तो वे सभी उसकी साधना अवस्था को भांप गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाइड्रा की चीख ने फ्यूजन अवस्था से आगे के साधकों को प्रभावित नहीं किया था। जब उन्हें एहसास हुआ कि माइकल आधा अमर है तो वे एक कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर चमक रहा था, यहां तक कि जनरल ब्रायस भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूं, माइकल ने अपनी कलाई हिलाई। सैनिक जनरल ब्रायस के सामने कूद पड़े और अपने शरीर से उसे बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत माइकल के हाथ में एक सिर दिखाई दिया। सिर से खून की धार बह रही थी। जनरल ब्रायस शरीर की अनुपस्थिति के बावजूद सिर को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। जनरल बानेट, जनरल ब्रायस ने बड़बड़ाया। उनके शब्दों ने सलाहकारों को चौंका दिया। जल्द ही वे खुद भी सिर को घूरने लगे, लेकिन चौंक गए।
तंबू में मौजूद हर कोई माइकल और सिर के बीच देखने लगा। उन पर सन्नाटा छा गया। आखिरकार कुछ पलों तक घूरने के बाद जनरल ब्रायस के शब्दों ने सन्नाटे को चीर दिया। आप कौन हैं? जनरल ब्रायस ने पूछा। क्या आपने कहावत सुनी है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है? माइकल ने पूछा। मैं थूसिया को नष्ट करने के लिए एक सेना बना रहा हूं। इसे सुबेन को अपने पक्ष में करने के लिए मेरा उपहार समझो। माइकल ने बानेट का खूनी सिर ब्रायस को फेंक दिया। उसके शिविर में ग्रामीणों का क्या होगा? जनरल ब्रायस ने बानेट का सिर पकड़ने के बाद पूछा। यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो ग्रामीण मेरे सहयोगी बन जाएंगे, अन्यथा उन्हें बचाना और थूसिया से अपना राज्य वापस लेना आपके ऊपर है। जनरल ब्रायस और सलाहकारों ने एक दूसरे को देखा। और आपके प्रश्न के लिए, मैं कौन हूं? ये घोस्ट है। माइकल ने अपना परिचय दिया। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। घोस्ट नाम ओज़ा और एलोन के माध्यम से प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि अवोर के कुछ कुलीन परिवारों ने भी कीमिया प्रतियोगिता में उसके करतब के कारण उसके नाम के बारे में सुना था। जल्द ही थूसिया पर शोध करने वाले सलाहकारों में से एक को याद आया कि घोस्ट थूसिया कीमिया गिल्ड का गिल्ड लीडर था। फिर भी सलाहकार एक आधे अमर से सवाल करने से हिचकिचा रहा था। देखो लॉर्ड घोस्ट, मास्टर घोस्ट करेंगे। माइकल ने ब्रायस के शब्दों को बीच में ही रोक दिया। मास्टर घोस्ट, मैं इस कमीने की जान लेने के लिए आपकी जितनी भी सराहना करता हूं, आपका सहयोगी बनने का निर्णय महामहिम गनर पर निर्भर है। लेकिन अगर आप हमारे गांव वालों को बचाने और मेरी जमीन से कीड़ों को हटाने में हमारी मदद करते हैं तो आपको मेरा समर्थन मिलेगा, जनरल ब्रायस ने कहा। माइकल मुस्कुराया। मुझे तुम पसंद हो। उसकी मुस्कुराहट ने तंबू के अंदर माहौल को हल्का कर दिया। जनरल ब्रायस का विचार सरल था। अगर घोस्ट मैक्सिम का आदमी था और यह एक विस्तृत योजना थी, तो सुबेन के पास हाफ इमोर्टल से लड़ने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन उसकी वृत्ति ने उसे कुछ और ही बताया। ब्रायस घोस्ट का उपयोग बानेट के आदमियों को खत्म करने के लिए करना चाहता था। इससे सुबेन को अपनी युद्ध योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए 1 सप्ताह का समय मिल सकता था। इसके अलावा उनके साथ हाफ इमोर्टल होने के कारण उनके पास वास्तव में खेत और थूसियन सेना द्वारा कब्जा किए गए ग्रामीणों को वापस लेने का मौका था। 5 मिनट। माइकल ने 5 उंगलियां उठाईं। किस लिए? ब्रायस ने पूछा। अपने लोगों को बचाने के लिए। माइकल तंबू के छेद से बाहर निकला। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? अपना कवच पहनो और मेरे पीछे आओ। ब्रायस ने माइकल के पीछे जाने से पहले सैनिकों और सलाहकारों पर चिल्लाया। जब तक ब्रायस अंधेरे आसमान में पहुंचा, उसने देखा कि थूसियन कैंप की ओर एक सुनहरी बिजली चमक रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि थूसियन कैंप के अंदर कोई हलचल नहीं थी। वे बेवकूफ़ नहीं जानते। ब्रायस ने अपने हाथ में बानेट के खून से लथपथ सिर को देखा। अचानक ब्रायस ने आसमान में एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट सुनी। उसने थूसियन कैंप की दिशा में देखा। उसे आश्चर्य हुआ। उनके ऊपर का आसमान घूम गया और आसमान में बिजली की किरणें चमकने लगीं। अंत में ब्रायस ने थूसियन सैनिकों को अपने टैंक से बाहर निकलते देखा। उनके ऊपर का आसमान उन्हें डरा रहा था। उन्होंने पहले कभी ऐसा बिजली का तूफान नहीं देखा था। ब्रायस ने हवा के भयानक झोंके को सुना और बिना पलक झपकाए घूमते बादलों को घूरने लगा। हर बार जब अंधेरे आसमान में बिजली की किरणें चमकती थीं, तो ये घोस्ट को रोशन कर देती थीं और ऊपर बादलों में उसकी एक विशाल छाया बनाती थीं। थूशियन सैनिक अपने ऊपर भयावह आकाश को देखकर अफरा तफरी में थे। उनमें से कुछ ने माइकल की आकृति को आकाश में मंडराते हुए देखा और दूसरों पर चिल्लाने लगे। वे सभी सामूहिक रूप से जनरल बानेट का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग जनरल को सूचित करने के लिए केंद्र में स्थित टैंक की ओर भागे। उन्हें नहीं पता था कि माइकल ने जनरल को उनकी नींद में मार दिया था। सैनिक बिस्तर पर एक सिरहीन शरीर को खोजने जा रहे थे। वे किस खतरे में थे, ये जाने बिना ही सैनिकों ने खुद का बचाव करने की तैयारी कर ली। वह क्या कर रहा है? ब्रायस ने सलाहकारों से पूछा जब वे हवा में शामिल हुए। घोस्ट बस अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके आकाश में मंडरा रहा था। उसका लंबा काला कोट हवा में लहरा रहा था, साथ ही उसके काले बाल भी। लेकिन अचानक हवा में एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक ही समय में सैकड़ों बिजली के बोल्ट जमीन पर गिरे। आकाश दिन के समान चमक उठा। ब्रायस और उसके आदमियों ने महसूस किया कि उनके गर्दन के बाल खड़े हो गए हैं। वे हवा में बिजली महसूस कर सकते थे। बिजली गिरने से टैंक में तुरंत आग लग गई। ब्रायस ने सैनिकों को पल भर में कंकालों में बदलते देखा। खोखला कवच एक भयानक धमाके के साथ जमीन पर गिरा। थूसियनों के पास चीखने का भी समय नहीं था। एक पल में भूत ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। यह इग्निटिया का अंतिम रूप था। मंत्र ने एक भयंकर तूफान पैदा किया और ठीक 120 बोल्ट की सुनहरी बिजली पैदा की। ये बिजली के बोल्ट अपनी उच्च विद्युत शक्ति और सैनिकों के धातु कवच के कारण एक सैनिक से दूसरे सैनिक पर कूदते थे। माइकल के सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार बजते रहे। मेजबान माइकल को लेवल अप करने के लिए बधाई।
वर्तमान चरण हाफ इम्मोर्टल लेवल 4 है। माइकल ने लेवल अप किया। हाफ इम्मोर्टल चरण में प्रत्येक स्तर पर उसे 5 मिलियन अनुभव अंक खर्च करने पड़े। इसलिए माइकल को 100 बॉर्ड स्ट्रेंथनिंग चरण के कल्टीवेटर या 10 फ्यूजन चरण के कल्टीवेटर को मारने की आवश्यकता थी। इतनी बड़ी मात्रा के कारण सिस्टम ने माइकल को ऊर्जा स्रोत खोजने की सलाह दी जिसे एनर्जी डिवोरा के माध्यम से अनुभव बिंदुओं में परिवर्तित किया जा सके। ब्रायस और उसके आदमियों को ठंड का एहसास हुआ। वे पिछले कई हफ्तों से थूसियन से लड़ रहे थे, लेकिन घोस्ट को उनकी जान लेने में बस कुछ सेकंड लगे। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने एक हाफ इम्मोर्टल की असली ताकत देखी। यही कारण था कि इम्मोर्टल काउंसिल बनाई गई थी। फ्यूजन स्टेज से ऊपर के कल्टीवेटर भगवान जैसे प्राणी थे। वे कुछ मंत्रों से पूरे राज्य को नष्ट कर सकते थे। भले ही फ्यूजन स्टेज के सैकड़ों कल्टीवेटर एक साथ हाफ इम्मोर्टल पर हमला करें, वे उसे नहीं मार पाएंगे। उन्हें एक इम्मोर्टल मारने वाले हथियार की ज़रूरत थी। ऐसे हथियार के साथ भी किसी को मारने की संभावना न के बराबर होगी, खासकर तब जब संपार्श्विक क्षति उनके आसपास की हर चीज़ को नष्ट कर देगी। दुनिया ने सदियों से एक दुष्ट हाफ इम्मोर्टल को इस तरह की परेशानी पैदा करते नहीं देखा था। माइकल ने अपनी करतूत देखने के लिए नीचे देखा। नीली बिजली की छोटी छोटी चमकती हुई चमक के कारण जमीन अभी भी बिजली से जगमगा रही थी, जिससे भिनभिनाने वाली आवाज़ आ रही थी। थूशियन का एक भी सैनिक बिजली के तूफान के प्रकोप से बच नहीं पाया। सौभाग्य से ग्रामीणों के लिए वे इग्निटिया के प्रभाव क्षेत्र से बाहर थे। जनरल ब्रायस, माइकल के शब्द हवा में गूंज उठे। उसके शब्दों ने जनरल ब्रायस को सदमे से बाहर निकाला। शक्ति के इतने जबरदस्त प्रदर्शन को देखने के बाद वे घोस्ट की ओर बढ़ने में हिचकिचाए। हवा में जलते हुए मांस और पिघलते हुए लोहे की गंध थी। इसके अलावा तूफानी बादलों के छंटने के बाद उस जगह पर फिर से भयानक सन्नाटा छा गया। फिर भी इससे पैदा हुआ खौफ अभी भी बना हुआ था। आखिरकार जनरल ब्रायस और उनके लोग माइकल की ओर बढ़े। वे अपनी निगाहें जमीन से निकल रहे धुएं और राख के बादलों से हटा नहीं पाए। आपके लोग उस तरह से पिंजरे में बंद हैं, माइकल ने कैंपसाइट के उत्तर में जंगल की ओर इशारा किया। कुछ सलाहकार और सैनिक तुरंत जंगल की ओर भागे। उन्हें माइकल के पास जाने से भी डर लग रहा था। तो क्या हम आपके राजा से मिलने चलें? माइकल ने पूछा। मास्टर घोस्ट, क्या आप मुझे आपके और महामहिम के बीच मुलाकात की व्यवस्था करने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? माइकल ने सिर हिलाया। अपनी शक्ति के अंतिम प्रदर्शन के बाद कोई भी व्यक्ति अचानक उससे मिलने से डरेगा, खासकर एक राजा। माइकल जानता था कि जनरल ब्रायस और राजा अपनी मुलाकात के लिए सुरक्षित स्थान और समय चुनने में कुछ समय लेंगे। जरूर, आपके पास मुझे जवाब देने के लिए 2 घंटे हैं, माइकल ने शांत मुस्कान के साथ कहा। वह अब एक साधारण साधक नहीं था जिसे राजा की अनुमति का इंतजार करना पड़ता। इसके बजाय राजाओं को उसका इंतजार करना पड़ता। ब्रायस के चेहरे पर उलझन भरी नज़र देखकर माइकल ने उसके कंधे पर थपथपाया। शांत रहो, तुम लोग मेरे दुश्मन नहीं हो और मैं दुश्मनी नहीं करता क्योंकि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे कारण तुम्हारे राजा को कोई नुकसान नहीं होगा। माइकल के शब्दों ने ब्रायस के मन को शांत कर दिया। वह भले ही घोस्ट जितना ताकतवर न हो, लेकिन ब्रायस के पास ये बताने के लिए पर्याप्त अनुभव था कि कोई ईमानदारी से बोल रहा है या नहीं। इसके अलावा जनरल ब्रायस को नहीं लगता था कि अगर घोस्ट सुवेन के राजा गनर को मारना चाहता है तो उसे रोकने का कोई तरीका है। हम आपकी राजधानी में टेलीपोर्ट करेंगे। अपनी चीज़ें तैयार रखें, मैं 10 मिनट में आपके कैंप में आपसे मिलूंगा। माइकल ब्रायस को अवाक छोड़ते हुए ज़मीन पर उतरा। जैसे ही घोस्ट ज़मीन के करीब पहुंचा, सभी क्षतिग्रस्त कवच और हड्डियां तैरने लगीं। कुछ ही सेकंड में कवच और हड्डियों से युक्त राख का एक बड़ा बादल हवा में मंडरा रहा था। ब्रायस ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, ये सोचकर कि घोस्ट क्या कर रहा है। जल्द ही घोस्ट से एक चमकदार रोशनी निकली जिसने राख के बादल को घेर लिया और उसके साथ ही गायब हो गई। घोस्ट ने अपनी भुजाएं घुमाईं और एक बार फिर हवा में ऊपर उठा। चलो चलें। कुछ घंटे पहले कोलफेल में गया याग्नार और उसके आदमियों के साथ थूशियनों द्वारा उन्हें घेरने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद दांतों से लैस एक 8 फीट का आदमी शूरवीरों के एक समूह के साथ अखाड़े में पहुंचा। वे सभी धातु के कवच पहने हुए थे और उनके सिर को छोड़कर उनके शरीर का हर हिस्सा चांदी के कवच से ढका हुआ था। अग्रणी व्यक्ति सोल रिफाइनिंग स्टेज लेवल 5 योद्धा था। उसकी लंबी काली दाढ़ी लगभग उसकी नाभि को छू रही थी। उसके पीछे के शूरवीरों ने प्रकाश की एक गेंद बनाई जिसने पूरे अखाड़े को रोशन कर दिया। याग्नार और उसके आदमियों ने चमक के कारण एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही थूसियन ने समूह को देखा, उनके चेहरे पीले पड़ गए। यहाँ तक कि आत्मा शोधक, जो अपने विशाल शरीर से किसी को भी डरा सकता था, भी डर गया। उसने एक कदम पीछे हट लिया। क्योंकि याग्नार और उसके आदमियों के पास भाले थे जिन पर थूसियन सैनिक कबाब की तरह चिपके हुए थे। मदद करो, गया के समूह से एक भयानक ठंडी सांस सुनाई दी। थूसियन ने कुछ ऐसा देखा जिससे वे अपनी जान के लिए डर गए।
जनरल मैडॉक्स, वह एक भाले से चिपका हुआ था और एक ऑक द्वारा पकड़ा हुआ था। एक बार भयानक जनरल का निचला शरीर गायब था। मदद मांगते हुए उसका मुंह हिल रहा था। थूसियन ने सैकड़ों सिर भालों से चिपके हुए देखे। उन सभी की आंखें खुली हुई थीं। एक अनजान व्यक्ति भी बता सकता था कि वे लोग एक भयानक मौत मरे हैं। ये सभी आपके साथी सैनिक हैं जिन्होंने मूर्खतापूर्ण तरीके से राजधानी पर कब्जा करने का प्रयास किया। गया की चंचल आवाज़ पूरे अखाड़े में गूंज उठी। और यह आपके प्रिय जनरल मैडॉक्स हैं। गया ने याग्ना से पाइक पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। थूशियन अवाक रह गए। उससे भी ज्यादा वे डर गए थे। ये हमारा प्रस्ताव है। अपना सामान छोड़ो और दुम दबाकर अपने राज्य में वापस भाग जाओ, या हम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं और मैनविले में थूशियनों को दिखा सकते हैं। तुम्हारे पास अपना निर्णय लेने के लिए 1 मिनट है। गया ने जनरल मैडॉक्स को नीचे उतारा और कठपुतली की तरह उसका हाथ हिलाया। उसके इशारे से थूशियन क्रोधित हो गए, लेकिन वे क्रोधित होने से ज्यादा डरे हुए थे। वे सभी जानते थे कि जनरल मैडॉक्स कितना शक्तिशाली था, इसलिए अगर जुलोन्स ने मैडॉक्स के साथ ऐसा किया तो वे कल्पना कर सकते हैं कि वे उनके साथ क्या करेंगे। चलो मैडी, अपने सैनिकों से खुद को बचाने के लिए कहो, गया ने मैडॉक्स से कहा। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि हर कोई उसे सुन सकता था। तुम नहीं चाहते कि वह यहाँ आए, है न? मैडॉक्स की आंखों में मुश्किल से जीवन की रोशनी थी, लेकिन जब उसे माइकल की याद आई तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी बात सुनो, महामहिम को सूचित करो, हमारा बदला लो। ये शब्द मैडॉक्स के मुंह से मुश्किल से निकले। आखिरकार माइकल ने उसे जिंदा रखने के लिए हीलिंग पोशन ही दिया था। ये शब्द सुनकर थूशियन दंग रह गए। उन्हें साफ पता था कि जुलोन ने उसकी आत्मा को पूरी तरह तोड़ दिया है। कुछ तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि यह वाकई उनका जनरल था। हम बदला लेंगे, और अभी, जनरल, सोल रिफाइनिंग स्टेज कैप्टन ने गुर्राहट के साथ कहा। याग्ना ने अपना सिर घुमाया और देखा कि गया मुस्कुरा रही थी, मानो उसे इसकी उम्मीद थी। गया ने याग्ना की ओर भाला फेंका। अगले ही पल उसके हाथ में एक लंबा लकड़ी का धनुष और एक सुनहरा तीर आ गया। उन सबको मार डालो, थूशियन कैप्टन ने दहाड़ लगाए। उसने याग्ना और उसके समूह पर हमला किया, लेकिन उसका शरीर अचानक हवा में फट गया। थूशियन पर खून की बारिश होने लगी। याग्ना और उसके आदमियों सहित सभी लोग चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। एक पल कैप्टन बीच में था और अगले ही पल वह खूनी हो गया धुंध। याग्ना ने अपना सिर एक तरफ झटका। उसे आश्चर्य हुआ, गया ने अपना धनुष उठाया हुआ था। उसने आत्मा शोधन चरण के कप्तान पर शुद्ध प्रथम ऊर्जा से बना एक तीर चलाया। उसने एक तीर में 3 तरह की ऊर्जा भर दी, आकाशीय ऊर्जा, आग ऊर्जा और अंत में पहली ऊर्जा। इन ऊर्जाओं का संयोजन इतना शक्तिशाली था कि आत्मा शोधक तरबूज की तरह फट सकता था। दुष्स्वप्न, उन सबको खत्म कर दो, उसके शब्दों ने चुप्पी तोड़ी। थूसियन ने अपने कदम रोक दिए। अचानक क्षेत्र में अंधेरा छा गया। याग्नार ने आसमान की ओर देखा क्योंकि उसे काले बादलों के ऊपर एक ड्रैगन की छाया दिखाई दी। पहले की तरह बादलों के बीच से आग की एक धारा नीचे गिर गई। थूसियन पीड़ा में चिल्लाए। उनके कवच मक्खन की तरह पिघल गए, लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं बता पाया कि आग कहाँ से आ रही है। इस बार याग्नार को यकीन था। बादलों के ऊपर एक ड्रैगन मंडरा रहा था। उसे इस बात का यकीन था। हालांकि थूसियन उनके दुश्मन थे, लेकिन उन्हें जलते हुए देखकर याग्नार को उन पर थोड़ी दया आ गई। जलते हुए मांस की गंध उनके नथुनों में भर गई। गया ने जलते हुए थूसियन को बिना किसी भाव के देखा। उसने बस अपना सिर घुमाकर याग्नार को देखा। कवच जमीन पर ले जाओ और आग से बचने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालो। उनके शरीर को कबाब में डालो और अगले शहर की ओर कूच करने के लिए तैयार हो जाओ। थूशियन सैनिकों को मारने के बाद माइकल जनरल ब्रायस और उनके सलाहकारों के साथ सुवेन की राजधानी अगटन में टेलीपोर्ट हो गया। अगटन शहर नदियों की भूल भुलैया के किनारे बसा था। ये वास्तव में एक आधुनिक जिज्ञासा थी। इसकी अद्भुतता प्राचीन आकाश और क्षितिज पर एकाकी पर्वत की पृष्ठभूमि से मेल खाती थी। शहर के चारों ओर मोटी ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। बर्फ ने शहर की दीवारों के बाहर की जमीन को फूली हुई सफ़ेद चादरों की तरह ढक दिया था। सर्दियों की ठंड ने सभी नदियों के साथ साथ झरनों को भी जमा दिया। माइकल शहर की दीवारों के भीतर आसमान में दिखाई दिया। हालांकि यह आधी रात थी, लेकिन शहर जागता हुआ लग रहा था। माइकल ने छोटे बच्चों की कई चीखें सुनी और लोगों को बेचैनी से सड़कों पर भागते हुए देखा। जब माइकल ने करीब से देखा तो उसने सड़कों के किनारे कई लोगों को भीख मांगते हुए देखा। वे सभी लाठी की तरह पतले लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने हफ्तों से कुछ नहीं खाया हो। यहाँ तक कि शहर के फाटकों पर गश्त करने वाले सैनिक भी कमज़ोर और थके हुए लग रहे थे। ऐसा लगता है कि लोग भूख से मर रहे हैं, माइकल ने कहा। जनरल ब्रायस घोस्ट से असहमत होना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह सच है। न केवल थूसियन ने अपने सभी आपूर्ति मार्गों को काट दिया और प्रमुख कृषि भूमि को जला दिया, बल्कि सुवेन द्वारा संग्रहित खाद्य गोदाम में रहस्यमय तरीके से आग लग गई।
जनरल ब्रायस को पता था कि यह थूसियन जासूस थे जिन्होंने उनके अन्न भंडार और अन्य गोदामों में आग लगाई थी, लेकिन उनके पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, और अगर उनके पास होता भी तो कोई फायदा नहीं था। माइकल ने ज़मीनी स्तर पर उतरने का फैसला किया। उसने प्रकाश की एक चमकदार गेंद को देखा, जबकि सड़कों पर सभी नागरिक आसमान की ओर देख रहे थे। एक चमकदार प्रकाश को अपनी ओर उतरते हुए देखकर कई लोग अपने घुटनों पर गिर गए, प्रकाश की पूजा करने लगे। उन्हें लगा कि महान एक और दो ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। माइकल धीरे धीरे शहर के चौक की ओर बढ़ गया। लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और प्रकाश का अनुसरण किया। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? माइकल ने पलट कर कहा। तुम अपने राजा के साथ बैठक की व्यवस्था करो। माइकल ने जनरल ब्रायस और उनके सलाहकारों को भगा दिया। कोई और विकल्प न होने पर जनरल ब्रायस और अन्य लोग महल की ओर उड़ गए। इस बीच माइकल ने प्रकाश को मंद कर दिया और लोगों के सामने खुद को प्रकट कर दिया। जो लोग प्रकाश की पूजा करते थे वे उसे देखकर दंग रह गए। वे निराश थे, लेकिन जिन लोगों ने माइकल की साधना अवस्था को महसूस करने की हिम्मत की वे शब्दों से परे स्तब्ध थे। एक आधा अमर, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। कई लोग सदमे में थे। लोग जल्दी से शहर के चौराहे पर उमड़ पड़े। बाहर शोरगुल सुनकर घर के अंदर सो रहे लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। अपनी कलाई हिलाकर माइकल ने 2 बड़े डिब्बे निकाले जिनमें पुनर्जीवन औषधियां थीं। उसे सुवेन के लोगों पर दया आ गई। ये लोग पूरे महाद्वीप को भोजन उपलब्ध कराते थे, फिर भी मैक्सिम की वजह से वे भूखे मर रहे थे। रोते हुए बच्चों ने माइकल को अपने अनाथालय की याद दिला दी। वह छोटे बच्चों को खिलाने के लिए गैंगस्टरों से चोरी करता था। ये लो, ये तुम्हारी भूख मिटाएगा। चमकती हुई ज़ेड औषधियां धीरे धीरे भीड़ से हाथ की दूरी पर हवा में मंडरा रही थीं। जबकि भीड़ के अधिकांश लोग एक अज्ञात औषधि को लेने में हिचकिचा रहे थे, एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने शरीर में बची हुई थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल औषधि को लेने के लिए किया। बूढ़ा व्यक्ति चमड़ी और हड्डियों से बना हुआ था और दुबला पतला दिख रहा था। उसकी भूख ने उसके दिमाग को इस बात की परवाह करने से रोक दिया कि औषधि खाने योग्य है या नहीं। उसने बस कॉक को खोला और एक ही घूंट में औषधि खाली कर दी। सबने बिना पलक झपकाए बूढ़े आदमी को देखा। उनकी निगाहों के सामने बूढ़े आदमी की झुर्रीदार त्वचा धीरे धीरे चमकने लगी। उसकी आंखों में नई ऊर्जा भर गई। बूढ़ा आदमी तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। उसने माइकल की ओर हाथ बढ़ाया। मेरे प्रभु, धन्यवाद। बूढ़े आदमी ने अपना सिर जमीन पर पटक दिया। वह शब्दों से परे आभारी था। उसके शब्दों और हाव भाव से माइकल को पता चल गया कि बूढ़े आदमी ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। बूढ़े आदमी के हाथों में पड़े कठोरपन को देखकर माइकल बता सकता था कि बूढ़ा आदमी एक किसान था। भोजन के लिए रोता हुआ किसान वास्तव में एक दयनीय स्थिति थी। ये शहर की स्थिति को दर्शाता है। बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए कई लोग औषधि के लिए पहुंचे। एक एक करके उन्होंने औषधि पी ली। वही सब था। उनकी भूख 1 सेकंड में मिट गई। साथ ही वे सभी तरोताजा महसूस कर रहे थे। उनके शरीर में ताकत लौट आए। आखिरकार कई हफ्तों तक बिना खाए रहने के बाद अगटन के लोगों को पेट भरने के लिए कुछ मिल गया। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आए। मैंने आपके राजा को थूसिया के शासन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मेरी सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। एक बार जब वह इसे स्वीकार कर लेगा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। माइकल के शब्द पूरे शहर में गूंज उठे। वह टाउन हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ा। जब वह उड़ने ही वाला था तो बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज़ ऊंची की। मेरे स्वामी, कृपया हमें अपना नाम बताएं। भूत। माइकल ने उस बूढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराया और फिर उस क्षेत्र से उड़ गया और सुनहरी बिजली की एक लकीर छोड़ गया। ठीक 2 घंटे बाद माइकल महल की ओर चल पड़ा। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, माइकल का स्वागत करने के लिए महल के बाहर लोगों का एक समूह खड़ा था। समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति न तो बहुत लंबा था और न ही बहुत छोटा। उसका शरीर मध्यम कद का था, कंधे तक लंबे भूरे बाल और एक कटी हुई गोटी थी। उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट सजा हुआ था। उसके लाल रेशमी वस्त्र इतने लंबे थे कि वह आगे बढ़ते हुए फर्श को साफ कर सकता था। उसके साथ जनरल ब्रायस और कई शूरवीर थे जो दांतों तक हथियारबंद थे। जब माइकल के पैर जमीन पर पड़े तो उन सभी ने अपना सिर झुका लिया। मास्टर भूत, राजा गनर। माइकल ने राजा का हाथ मजबूती से हिलाया और फिर राजा के साथ महल में चला गया। 6 हाथीदांत स्तंभों में से प्रत्येक को आधे से घेरे हुए विनम्र अंगारों ने सिंहासन कक्ष के निचले स्तरों को रोशन कर दिया और इसे नारंगी चमक में नहला दिया। झुकी हुई छत पर सुनहरे गेहूं के खेतों के चित्र टिमटिमाती रोशनी में नाच रहे थे, जबकि संगमरमर के चिन्ह नीचे देख रहे थे इस स्मारकीय हॉल का ओक का फर्श। सिंहासन से केंद्र तक एक कार्डिनल गलीचा फैला हुआ था जो बाईं और दाईं ओर से पीछे की ओर लूप करता हुआ था, जबकि दीवारों के कुछ हिस्सों पर अलंकृत सुईवक के साथ बैनर लगे हुए थे। झूमर पिछले राजाओं और रानियों के चित्रों को रोशन कर रहे थे। जब माइकल राजा के साथ चल रहा था तो सिंहासन कक्ष में खड़े रईसों ने माइकल को अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव से देखा।
युवा लड़कियों ने पलक तक नहीं झपकाई क्योंकि वे सभी उसके जैसा पति चाहती थीं। विज्ञान सिंहासन कक्ष में फैल गया। राजा गनर ने माइकल को सोने के आलीशान सिंहासन की ओर ले जाया, 2 बड़ी मूर्तियों के बीच बैठाया और शाही महारानी के सबसे करीबी लोगों के लिए 2 छोटी और कम विस्तृत सीटें थीं। सिंहासन पर केवल भूल भुलैया जैसी नक्काशी थी और प्रत्येक अलंकृत पैर पर एक सोने की पंखुड़ी लगी हुई थी। रईस प्रभावशाली नक्काशीदार पत्थर की बेंचों के सामने खड़े थे, जिनमें से सभी हॉल के केंद्र की ओर थीं। उच्च पद वाले लोग नीचे की बेंचों के सामने अलंकृत बालकनियों में रहे। राजा ने सीढ़ियां चढ़कर ऊंचे मंच पर अपना सिंहासन लेने के बजाय कुछ सेवकों की ओर देखा। वे जल्दी से उसकी ओर दौड़े और कई आरामदायक सोफे रख दिए। कृपया बैठ जाए मास्टर घोस्ट, राजा गनर ने माइकल को बैठने का इशारा किया। हालांकि माइकल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आप राजा हैं, आपको पहले बैठना चाहिए। उसके शब्दों ने रईसों को सुखद रूप से आश्चर्यचकित किया और राजा गनर से प्रशंसा अर्जित की। अपनी अत्यधिक शक्ति के बावजूद माइकल ने अभिमानी व्यवहार नहीं किया। यदि माइकल केवल थूसिया को बाहर निकालने में उनकी सहायता चाहता था तो उसे राजा गनर या उसके किसी भी सहयोगी को मुंह दिखाने की जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत माइकल ने अपनी दीर्घकालिक योजना के बारे में सोचा। थूसिया के साथ युद्ध के बाद भी माइकल विभिन्न चीजों में उनकी सहायता का उपयोग कर सकता था, इसलिए उसे अभिमानी और अभिमानी होने के बजाय उनके साथ मित्रवत व्यवहार करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए सुवेन अपने रेस्तरां के लिए उत्पादन प्रदान कर सकता था। इसके विपरीत जुलोन उसे माइकल की निजी सेना के लिए हथियार और कवच बनाने के लिए दुर्लभ अयस्त्र प्रदान कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो माइकल और मैक्सिम बार्न्स इन राज्यों से एक ही चीज चाहते थे, लेकिन मैक्सिम का इरादा युद्ध के माध्यम से मुफ्त में संसाधनों को पाने का था, जबकि माइकल ने जो चाहा उसे पाने के लिए मैत्रीपूर्ण संबंधों का उपयोग करने की योजना बनाई। माइकल सोफे पर पीछे झुक गया, गनर द्वारा बातचीत शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह अपने आसपास रईसों को देखकर हैरान था। उसने सोचा कि गनर निजी बातचीत करना पसंद करेगा। मास्टर घोस्ट, ग्रामीणों को बचाने के लिए मुझे आपका धन्यवाद करना होगा, किंग गनर ने कहा। वे भाग्यशाली थे किंग गनर। हर दिन थूसिया से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, हम दोनों ये जानते हैं। किंग गनर और सलाहकारों ने सिर हिलाया। मैंने जनरल ब्रायस से जो पूछा वह सुना। मास्टर घोस्ट, मैं झाड़ झंखाड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं। हम जो भी सेकंड बर्बाद करते हैं वह एक जान का नुकसान है। लेकिन मेरे पास 2 सवाल हैं जिनका मुझे जवाब चाहिए। पूछो, माइकल ने कहा। थूसिया के प्रति आपकी नफरत का कारण क्या है? माइकल को इस सवाल की उम्मीद थी। वह बस मुस्कुराया। चलो बस इतना ही कहते हैं कि मैक्सिम बार्न्स ने आपके साथ जो किया वह मेरे लोगों और मेरे साथ किए गए काम का एक छोटा सा हिस्सा है। घोस्ट की आंखें गुस्से से चमक उठीं, लेकिन उनकी आवाज में दुख की झलक थी। किंग गनर ने इस मामले में आगे कुछ नहीं कहा। बस इतना ही मायने रखता था कि वह घोस्ट पर विश्वास करता था। उसकी आंखों में दर्द असली था। यहाँ मेरा अगला सवाल है, अगर मैं तुम्हें सुवेन सेना दे दूं तो क्या तुम जनरल ब्रायस को आदमियों का नेतृत्व करने दोगे? किंग गनर को जवाब देने के बजाय माइकल ने अपनी नज़र जनरल ब्रायस की ओर घुमाई। जनरल ब्रायस, अगर मैं तुम्हें आदेश दूं कि तुम ईसाई सैनिकों के सिर काट दो, उन्हें भालों में बांध दो और उन्हें कब्जे वाले शहरों में घुमाओ, तो क्या तुम बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करोगे? माइकल के सवाल ने हॉल में मौजूद सभी को चौंका दिया। जनरल ब्रायस उसके सवाल का तुरंत जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वह ऐसा नहीं करेगा। यही कारण है कि तुम सेना का नेतृत्व नहीं करने जा रहे हो। हम मैक्सिम बार्न्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हर गंदी चाल का इस्तेमाल करेगा। सम्मान के साथ उससे लड़ने से तुम और तुम्हारे प्रियजन मारे जाएंगे। लेकिन साथ ही मैं तुमसे अपने जीवन के नियम बदलने के लिए नहीं कह सकता और नहीं कहूंगा। माइकल ने एक पल के लिए रुककर अपने शब्दों को उनके दिमाग में उतरने दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि फिर सेना का नेतृत्व कौन करेगा? मेरी मंगेतर। गनर माइकल के जवाब से हैरान था। वास्तव में वह वही कर रही है जो मैंने जनरल ब्रायस से पूछा था जबकि हम जुलोन में बात कर रहे हैं। जब कल सूरज उगेगा तो जुलोन एक बार फिर से एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। राजा गनर और रईस एक पल के लिए अवाक रह गए। कोई और विकल्प न होने और कोई दूसरा विकल्प न देख पाने के कारण राजा गनर और जनरल ब्रायस ने सिर हिलाया। अपनी सहमति के बाद तीनों ने नॉर्थगार्ड की स्थिति पर चर्चा शुरू की, एक ऐसा राज्य जो थूसिया के हाथों में चला गया। मेरे पास अभी भी नॉर्थगार्ड के भीतर कुछ संपर्क हैं। राजकुमार थूसिया द्वारा उन्हें जीतने के बाद से विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहा है, गनर ने कहा। मुझे खुशी है कि उनमें अभी भी लड़ने की हिम्मत है। क्या आपके पास राजकुमार से मिलने का कोई तरीका है? माइकल को आश्चर्य हुआ। राजा गनर ने आह भरी। कल मुझे अपने जासूसों से एक रिपोर्ट मिली कि थूसिया ने राजकुमार और विद्रोह के मुख्य सदस्यों को पकड़ लिया है। उन्हें नॉर्थगार्ड की राजधानी एंडोवर ले जाया जा रहा है, गनर ने कहा। कल सूर्योदय होने पर नागरिकों के सामने उन्हें मार दिया जाएगा, जनरल ब्रायस ने कहा।
उन्हें राजकुमार पर दया आ गई। उसने अपना पूरा परिवार थूसिया के हाथों खो दिया। फिर भी वह विद्रोह का नेतृत्व करने में कामयाब रहा। उम्मीद है कि एक दिन वे आक्रमणकारियों को भगा देंगे। लेकिन सब कुछ खत्म होने वाला था जब तक कि घोस्ट राजकुमार को बचाना नहीं चाहता था। घोस्ट के चेहरे पर भाव देखकर गनर और ब्रायस दोनों ही उन्हें बता सकते थे कि वह राजकुमार को बचाने के बारे में सोच रहा था। हालांकि राजकुमार के पास घोस्ट की मदद करने के लिए कोई बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन राजकुमार एक शक्तिशाली योद्धा और उनका साथ देने वाला सहयोगी था। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि वे राजकुमार और उसके आदमियों को ले जाने के लिए किस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं, माइकल ने कहा। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, जनरल ब्रायस ने सिर हिलाया। जनरल ब्रायस ने अपने हाथों से ताली बजाई क्योंकि एक सैनिक सिंहासन कक्ष में भाग गया। जनरल ब्रायस, सैनिक ने सिर झुकाया। मेरे टेबल पर रखा हरा चर्मपत्र लाओ। सैनिक जल्दी से चर्मपत्र लाने के लिए कोने में दरवाजे की ओर भागा। माइकल हैरान था कि सब कुछ इतना खुला था। रईस उन्हें बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। अगर उनमें कोई थूशियन जासूस होता तो जासूस मैक्सिम बार्न्स को सब कुछ बता देता। सौभाग्य से माइकल को जासूसों की परवाह नहीं थी। जबरदस्त ताकत हमेशा रणनीतियों को हरा सकती है। जब सैनिक वापस लौटा तो जनरल ब्रायस ने चर्मपत्र खोला। माइकल ने नॉर्थगार्ड का नक्शा देखा। राज्य का अधिकांश हिस्सा हरे भरे जंगल और नदियां थीं। माइकल को आश्चर्य हुआ कि मैक्सिम बार्न्स ने नॉर्थगार्ड को क्यों निशाना बनाया, क्योंकि वह हमेशा उस राज्य में एक प्राकृतिक संसाधन का लालच करता था जिसके खिलाफ उसने युद्ध छेड़ा था। जुलोन एक धातु समृद्ध राज्य था, जबकि सुवेनोज महाद्वीप का अन्न भंडार था। खुद अनुमान लगाने के बजाय माइकल ने किंग गनर से सवाल किया, मैक्सिम बार्न्स ने नॉर्थगार्ड को क्यों निशाना बनाया? उनके पास प्रचुर मात्रा में क्या है? माइकल ने पूछा। यही सवाल हमारे मन में भी था। मैक्सिम बार्न्स के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। नॉर्थगार्ड किसी भी चीज़ में माहिर नहीं था। वे बस एक सामान्य राज्य हैं। उनके पास बहुत सारे जल संसाधन हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैक्सिम बार्न्स को इसमें कोई दिलचस्पी है। उनके पास इथलिन में बहुत सारी झीलें और पानी है। इथलिन की बात करें तो इथलिन के मूल निवासियों की मनस्थिति क्या है? माइकल ने पूछा। इथलिन पहले थूसिया के हाथों में गया। राजा मैक्सिम बार्न्स ने इस राज्य को नया थूसिया बना दिया। यह मैक्सिम बार्न्स का एक साहसिक और अनसुना कदम था। किसी भी राजा ने कभी भी अपने राज्य को बेचकर किसी दूसरी जगह पर नहीं बसाया था। महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए। कारण चाहे कितना भी सरल क्यों न हो, ब्रह्मांडीय धारा इथलिन में थी। यहाँ तक कि इथलिन के लोगों को भी नहीं पता था कि वे एक ऐसे ऊर्जा स्रोत पर बैठे हैं जो दुनिया की किस्मत बदल सकता है। पहले कुछ महीनों तक उन लोगों ने नए अधिकार के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन मैक्सिम ने लोगों को जीत लिया। वह हड्डियों से राज्य का विकास करने में कामयाब रहा। जितना मैं उससे नफरत करता हूँ, उसने एक बार गरीब राज्य को दुनिया के सबसे अमीर राज्यों में से एक में बदल दिया। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों ने उसे अपना राजा स्वीकार करना शुरू कर दिया, गनर ने कहा। मैंने सुना है कि वे अपनी खुशी दिखाने के लिए परेड भी करते हैं। इसलिए मैक्सिम के खिलाफ लड़ने के लिए इथलिन के लोगों या सेना पर भरोसा मत करो। अब कोई इथलिन नहीं है। माइकल जनरल ब्रायस से असहमत नहीं हो सकता था। बेशक मैक्सिम बार्न्स इथलिन के लोगों को खुश रखेगा। वास्तव में वह अपने शासन के तहत हर राज्य का विकास करेगा और उन्हें एक महाशक्ति बना देगा। यही कारण था कि माइकल जल्दी से एक सेना बना रहा था। वह लोगों द्वारा मैक्सिम बार्न्स को अपना शासक स्वीकार करने से पहले थूसिया से छुटकारा पाना चाहता था। भले ही वह आधा अमर था, 4 राज्यों के लोगों से लड़ना सिरदर्द होगा। अब नॉर्थगार्ड के विषय पर वापस आते हैं। ये बहुत संभव है कि मैक्सिम बार्न्स को कुछ पता हो जो हमें नहीं पता, गनर ने कहा। इसलिए हम राजकुमार को बचाने जा रहे हैं, माइकल ने कहा। तो हमें हमले की योजना की आवश्यकता है, जनरल ब्रायस ने कहा। मेरे पास एक योजना है। माइकल अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोफे से उठे। हमला। पलक झपकते ही जनरल ब्रायस के आसपास का माहौल बदल गया। एक पल वह सिंहासन कक्ष में खड़ा था और अगले ही पल वह एक हरे भरे घने जंगल के ऊपर तैर रहा था। जंगल अंतहीन, घना और युवा था। इसकी छतरी हेजल, पाइन और फिर से चिन्हित थी। उनके मुकुटों के माध्यम से पर्याप्त टिमटिमाती रोशनी फूट रही थी, जिससे नीचे के नट और बीच से ढके मैदानों में पौधों की विविधता फैल रही थी। हर पेड़ से पतली शाखाएं लटक रही थीं और फूलों का एक मिश्रण जो प्रकाश के अवशेषों का दावा करता था, अन्यथा नीरस पृष्ठभूमि में कुछ उज्ज्वल स्पर्श जोड़ता था। कई तरह की जंगली आवाज़ें जो चारा चरने वाले जानवरों के कारण होती थीं, जंगल में जीवन जोड़ती थीं और बड़े जानवरों के पैरों के नीचे टहनियों के टूटने की कभी कभार होने वाली आवाज़ों से मेल नहीं खाती थीं। जब जनरल ब्रायस ने अपने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित किया तो उन्होंने घोड़ों की सरपट दौड़ने की आवाज़ सुनी। शश। माइकल ने धीरे धीरे छतरी के माध्यम से उड़ते हुए चुप हो गया। जनरल ब्रायस और माइकल ने देखा कि घोड़े द्वारा खींचे गए 2 पिंजरे मानव निर्मित पथ पर धीरे धीरे सरपट दौड़ रहे थे। एक अनुरक्षण दल के लिए वे बहुत छोटे थे।
ऐसा लग रहा था कि थूसियन इतना ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। माइकल और जनरल ब्रायस ने अपने लाभ के लिए पत्ते और छतरी का उपयोग किया। थूसियन को नहीं पता था कि उनका पीछा 2 घुसपैठिए कर रहे थे। मैं 8 गिनता हूँ, जनरल ब्रायस ने फुसफुसाया। माइकल को आश्चर्य हुआ कि वे सभी आत्माशोधन चरण पर थे। यदि जनरल ब्रायस, एक आत्माशोधन चरण योद्धा, समूह से लड़ता तो लड़ाई का परिणाम जेनेरा ब्रायस की मृत्यु होती। हालांकि एक आत्माशोधक और एक अर्धअमर के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। माइकल ने शांति से अपनी गति बढ़ा दी। उनके लक्ष्य घोड़ों पर सवार 8 आत्माशोधन चरण सैनिक थे। जनरल ब्रायस ने अचानक एक अलौकिक सीटी की आवाज़ सुनी। जल्द ही घोस्ट की आंखों से काली किरणें निकलीं। जनरल ब्रायस को काली किरणें नहीं दिख पाती अगर पिंजरों के ऊपर मशालें न जलतीं। जनरल ब्रायस को आश्चर्य हुआ कि काली किरणें सोल रिफाइनिंग स्टेज के सैनिकों में घुस गईं। किरणें एक सैनिक से दूसरे सैनिक तक घूमती रहीं और उनके सिर में छेद कर दिया। डिंग, सोल रिफाइनिंग स्टेज लेवल 4 के योद्धा को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 300,000 अनुभव अंक और 6000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 5000 बदमाश अंक। डिंग, सोल रिफाइनिंग स्टेज लेवल 4 योद्धा को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 300,000 अनुभव अंक और 6000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 5000 बदमाश अंक। डिंग, सोल रिफाइनिंग स्टेज लेवल 4 योद्धा को मारने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 300,000 अनुभव अंक और 6000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 5000 बदमाश अंक। ... माइकल ने अपने सिर में सिस्टम शब्दों की आवाज़ को अनदेखा कर दिया। सैनिक घोड़ों से धड़ाम से गिर पड़े। उनके पास चिल्लाने का भी समय नहीं था। इसके बजाय उनके घोड़े जोर से हिनहिनाने लगे। घोड़े डर गए। जनरल ब्रायस ने घोस्ट की उंगलियों से बिजली के कई छोटे छोटे बोल्ट निकलते हुए देखे, जो घोड़ों को पिंजरों से जोड़ने वाली जंजीरों से टकरा रहे थे। हरमम, जब माइकल के पैर जमीन पर पड़े तो उसने पिंजरों के अंदर कई आकृतियां बुदबुदाती हुई देखीं। उनके सिर काले कपड़े से ढके हुए थे, जबकि उनके हाथ और पैर धातु की जंजीरों से बंधे हुए थे। राजकुमार डेवरियस, क्या आप पिंजरे के अंदर हैं? जनरल ब्रायस ने पूछा। उन्होंने पिंजरों के अंदर 10 बंधकों को गिना। प्रत्येक पिंजरे में 5 कैदी थे। हरमम, माइकल ने पिंजरों में से एक से तेज बुदबुदाहट सुनी। वह पिंजरे की ओर बढ़ा और देखा कि कैदियों में से एक अपनी धातु की जंजीरों को बेतहाशा हिला रहा था। माइकल ने पिंजरे पर लगे धातु के ताले पर बिजली की एक किरण फेंकी। चिंगारी उड़ी और ताला टुकड़े टुकड़े हो गया। जनरल ब्रायस ने जल्दी से पिंजरा खोला। फिर से माइकल ने अंधेरे किरणें फेंकी। इस बार ये कैदियों के चारों ओर की जंजीरों से होकर गुजरी। आखिरकार जनरल ब्रायस ने कैदियों को उनके पिंजरों से बाहर निकलने में मदद की। प्रिंस डेवरियस, ये जनरल ब्रायस है। हमने तुम्हें पकड़ लिया है। जनरल ब्रायस ने एक कैदी के सिर पर से काला कपड़ा हटाया, जिससे एक काली चमड़ी वाला आदमी दिखाई दिया जिसकी घनी घनी दाढ़ी थी। उसे चीखने से रोकने के लिए लबादे के नीचे उसके मुंह पर एक कपड़ा लपेटा हुआ था। प्रिंस डेवरियस ने माइकल और जनरल ब्रायस को चौंक कर देखा। प्रिंस डेवरियस माइकल से कुछ इंच लंबा था। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे। कोई भी इस आदमी को देखकर नहीं बता सकता था कि वह राजकुमार है। मुझे नहीं लगता था कि तुम हमें बचाने आओगे, राजकुमार डेवरियस ने मोटे लहजे में कहा। उसने जमीन पर थूकने से पहले थूसियन शवों को देखा। इस क्षण तक डेवरियस ने माइकल के साधना स्तर को देखने की कोशिश नहीं की। वह कौन है? डेवरियस ने माइकल की ओर देखा। वह मास्टर घोस्ट है, हमारी गली और जिसने तुम्हें बचाया है, जनरल ब्रायस ने कहा। कई घंटे बाद विक्टोरिया, एडिथ और लैला महल के बाहर टहल रहे थे। थूसियन ने अपने कौशल को निखारने के लिए डमी, तीरंदाजी के लक्ष्य और छोटे छोटे अखाड़ों से भरा एक बड़ा मैदान बनाया। सैनिकों ने उन्हें सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। लैला को युद्ध की तैयारी की कोई परवाह नहीं थी। वह केवल एडिथ को तब तक सुरक्षित रखना चाहती थी जब तक घोस्ट और थूसियन अपने कर्ज का निपटान नहीं कर लेते। अगर वह घोस्ट से मिली होती तो वह एडिथ के लिए मारक दवा मांगना चाहती थी। आपकी शाही महारानी, एक थूसियन सैनिक ने विक्टोरिया को पुकारा। वे मुड़े। यह क्या है? विक्टोरिया ने पूछा। हमें आपके और महामहिम के लिए संबोधित कई टोकरियां मिली हैं। विक्टोरिया ने अपनी भौहें सिकुड़ी। न तो उसने और न ही उसके पिता ने कुछ मंगवाया था। क्या ये बताता है कि वे कहाँ से आए हैं? विक्टोरिया ने देखा कि सैनिक का चेहरा गंभीर हो गया है। वे सुवेन, जुलोन और नॉर्थगार्ड से हैं, सैनिक ने कहा। उन्हें किसने भेजा? एडिथ ने पूछा। किसी अजीब कारण से एडिथ को अपने पेट में कुछ बुरा लग रहा था। हमें माफ़ कर दो, लेडी एडिथ। हमने बक्से नहीं खोले। शायद अंदर कुछ ऐसा हो जो हमें बता सके कि उन्हें किसने भेजा है। हमें उनके पास ले चलो, विक्टोरिया ने आदेश दिया। झुककर सैनिक ने बक्से की ओर रास्ता दिखाया।
प्रोटोकॉल के अनुसार थूशियन सैनिकों ने बक्से को महल के बाहर विभिन्न रूनों द्वारा संरक्षित क्षेत्र में रखा। बक्से खुले मैदान में रखे गए थे। जब वे पहुंचे तो विक्टोरिया ने देखा कि लकड़ी के 3 बक्से इतने बड़े थे कि उनमें कई लोग आ सकते थे। कई कुत्ते लकड़ी के बक्सों पर भौंक रहे थे, जबकि लाल रंग के वस्त्र पहने जादूगर बक्से से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े थे ताकि लकड़ी के बक्से के फटने की स्थिति में जादू कर सकें। वह गंध क्या है? एडिथ ने पूछा। उसकी नाक हिल गई। खून, लैला ने उसे सरलता से उत्तर दिया। वे लकड़ी के बक्सों के जितना करीब पहुंचे, लैला को खून की बदबू उतनी ही अधिक महसूस हुई। विक्टोरिया कुछ पल के लिए बक्सों के चारों ओर घूमती रही। महारानी, कृपया बहुत करीब न जाएं, जादूगरों में से एक ने विक्टोरिया से पूछा, लेकिन उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। इसे खोलो। विक्टोरिया ने 3 लकड़ी के बक्सों में से एक की ओर इशारा किया। एक सैनिक ने सिर हिलाया और सावधानी से बक्सों की ओर बढ़ा। कई सैनिकों ने अपनी तलवारें कस लीं और खुद को तैयार कर लिया कि जैसे ही बक्सों से कुछ बाहर कूदेगा, वे राजकुमारी के सामने कूद पड़ेंगे। एडिथ धीरे धीरे लैला के करीब पहुंची। उसने लैला का हाथ भी पकड़ लिया। सैनिक ने लकड़ी के बक्से के ऊपरी हिस्से को धीरे से धकेलने से पहले एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने उसे एक तरफ धकेला, वे सभी अंदर जो कुछ भी देख रहे थे उसे देखकर दंग रह गए। जिस सैनिक ने टोकरा खोला, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। आह! एडिथ चिल्लाई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। लकड़ी के बक्से के अंदर कई कटे फटे शरीर के अंग एक साथ दिखाई दिए। खून और जले हुए मांस की तेज बदबू ने उनके होश उड़ा दिए। मैडॉक्स, कटे फटे शरीर के अंगों के बीच में एक सिर था। चेहरे पर खून के बावजूद विक्टोरिया ने तुरंत सिर को पहचान लिया। एडिथ कांप उठी। उसकी आंखें और मुंह खुले हुए थे। ये स्पष्ट था कि वह बहुत दर्द और सदमे से मर गया था। मैडॉक्स की आंखों में डर का नज़ारा ही एडिथ के चेहरे के रंग उड़ाने के लिए काफ़ी था। यहाँ तक कि अनुभवी योद्धाओं को भी कटे फटे शरीर और अपने सबसे शक्तिशाली जनरलों में से एक का सिर देखकर ठंडक महसूस हुई। किसने ये किया? एडिथ हकलाते हुए बोली। एडिथ को आश्चर्य हुआ जब विक्टोरिया ने अपनी उंगली मैडॉक्स के मुंह में डाल दी। उसने कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और उसके मुंह में ठूंस दिया। उसने धीरे से कागज़ खोला। जैसे ही उसकी नज़र कागज़ पर पड़ी, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चेहरे पर नसें उभर आईं और उसकी आंखें लाल हो गईं। भूत, उसने गुर्राहट के साथ कहा। एडिथ का दिल धड़क उठा। बाकी खोलो, विक्टोरिया ने आदेश दिया। सभी सैनिकों को विक्टोरिया की जानलेवा आभा का एहसास हो रहा था। उन्होंने जो कुछ देखा था, उसके बाद सैनिक केवल कल्पना कर सकते थे कि अन्य 2 लकड़ी के बक्सों में क्या है। सैनिकों ने सावधानी से दूसरे लकड़ी के बक्से को खोला। दूसरा लकड़ी का बक्सा पहले वाले से अलग नहीं था। पिघले हुए कवच और चारकोल के कंकाल जी अक्षर के आकार में बड़े करीने से अंदर रखे गए थे। हालांकि कंकाल पहचानने से बहुत दूर थे, लेकिन कवच पर थूसिया की शिखा अभी भी दिखाई दे रही थी। सैनिक बक्से के नीचे राख को देखकर कांप उठे। विक्टोरिया गुस्से से कांप उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि भूत उसके आदमियों को मार देगा और उनके शवों को इस तरह उसके पास भेज देगा। अब्रास, जिसे वह जानती थी, वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह दयालु और भोला था। अपने दिल की गहराई में उसे मारने का पछतावा था। लेकिन अब और नहीं। अब उसे केवल पछतावा था। उसका सिर न काटने का पछतावा। उसने अपनी नज़र आखिरी लकड़ी के टोकरे पर घुमाई। सैनिकों ने धीरे धीरे टोकरा खोला। अन्य 2 टोकरों के विपरीत तीसरे टोकरे में अपेक्षाकृत ताज़ा और कम कटे फटे शव थे। इन सभी सैनिकों के सिर में छेद थे। वह इन सैनिकों को जानती थी। वास्तव में उसने उन्हें नॉर्थगार्ड में प्रिंस डेवरियस को पकड़ने के लिए चुना था। उनमें से हर एक आत्मा शोधन चरण में था, फिर भी वे बाकी लोगों की तरह ही मर गए। दूसरी ओर एडिथ कांप उठी। वह जानती थी कि घोस्ट निर्दयी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना क्रूर होगा। उसने इन सैनिकों को बिना किसी दया के मार डाला। इसके अलावा उसने उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया, उन्हें लकड़ी के बक्सों में डाल दिया और उन्हें उपहार की टोकरी की तरह थूसिया भेज दिया। वह बीमार था। यहाँ तक कि लैला भी शुद्ध क्रूरता के प्रदर्शन से हैरान थी। ये घोस्ट के दिल में क्रोध की सीमा को दर्शाता है। उसे संदेह था कि कोई भी या कुछ भी उसे थूसियावासियों से बदला लेने से रोक सकता है। महाराज, उस समय एक और सैनिक आकाश से उतरा। वह सिर से पैर तक पसीने से लथपथ था। जब उसने लकड़ी के बक्से और उनके महाद्वीप को देखा तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। भय और सदमे ने उसका गला घोंट दिया। यह क्या है? विक्टोरिया ने गुर्राहट की। सैनिक ने विक्टोरिया की आंखों में शुद्ध हत्या के इरादे को देखकर एक कदम पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा नहीं था कि वह कोई अच्छी खबर लेकर आया था। वह राजकुमारी को और अधिक परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह पहले से ही परेशान थी। लेकिन वह अपनी हिम्मत जुटाने में कामयाब रहा। महाराज, हम। सैनिक की आवाज़ धीमी पड़ गई क्योंकि वह अपने शब्द पूरे नहीं कर पाया। हमने जुलोन और सुवेन को खो दिया है। उन्होंने हमारे द्वारा जीते गए शहरों पर फिर से कब्जा कर लिया है।
जिस क्षण सैनिकों ने ये शब्द सुने, उनके दिल की धड़कनें रुक गईं। विक्टोरिया के विपरीत, कई सैनिकों को नहीं पता था कि उनके राज्य को नष्ट करने के लिए घोस्ट तलवार का इस्तेमाल किया जा सकता है और वे अर्धअमर अवस्था में पहुंच गए हैं। पिछली बार जब उन्होंने सुना था तो वे युद्ध जीत रहे थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर उन्होंने जुलोन और सुवेन को कैसे खो दिया। हमारे जासूसों ने बताया कि जुलोन सैनिकों के एक समूह ने सैनिकों के सिर काट दिए, उन्हें भालों में फंसा दिया और उनके कटे फटे शवों को उन शहरों में घुमाया जिन पर हमने कब्जा किया था। सैनिक ने मुंह में लार भर ली। सैनिक की बात सुनकर कई लोग चौंक गए। उन्होंने ये भी कहा कि आसमान ने हमारे आदमियों पर आग बरसाई। सैनिक हकलाया, महामहिम, एक शब्द कहो, हम कुछ ही दिनों में उन शहरों को फिर से अपने कब्जे में ले लेंगे। एक वफादार सैनिक आगे बढ़ा। अपने साथियों के क्षत विक्षत शवों को देखने के बाद वह उनका बदला लेना चाहता था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि कई लोगों ने भी यही सोचा। वे सभी आतंक के प्रदर्शन के बावजूद आगे बढ़े। मूर्ख, लैला ने मन ही मन हंसी। मान लीजिए कि वे घोस्ट से मिले तो वह उन्हें एक पल में मार देगा। उनके पास आधे अमर के सामने कोई मौका नहीं था। सच कहूं तो लैला को नहीं लगता था कि थूसिया में कोई भी घोस्ट को हरा सकता है जब तक कि राजा मैक्सिम बार्न्स के पास अभी भी कुछ न हो। नहीं, विक्टोरिया ने गुर्राते हुए कहा, पूरे राज्य को बता दो घोस्ट, थूसियन कीमिया गिल्ड के हमारे पूर्व नेता ने थूसिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। हमारे लोगों को दिखाओ कि उसने हमारे लोगों के साथ क्या किया। विक्टोरिया द्वारा यह एक बढ़िया कदम था। एक बार जब लोगों ने घोस्ट की क्रूरता देखी तो लोगों ने घोस्ट को दुष्ट के रूप में ब्रांड किया जिससे छुटकारा पाना चाहिए। वे सैनिकों को अपना अमर समर्थन देंगे और इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा। कई युवा घोस्ट से लड़ने के लिए सेना में भर्ती होंगे। अगर घोस्ट युद्ध चाहता तो वह उसे एक युद्ध देती। घोस्ट, सैनिक उलझन में दिख रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अपना सिर हिला दिया। हाँ महामहिम। और विक्टोरिया की नज़र शेष सैनिकों पर पड़ी। हमारी सुरक्षा को मजबूत करो, सभी रनमास्टर्स को इकट्ठा करो। मैं चाहती हूं कि हमारी राजधानी सुरक्षित और सुरक्षित रहे। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति गेट से अंदर या बाहर न आ सके। अगर आपको कुछ भी असामान्य दिखाई दे तो मुझे तुरंत सूचित करें। हाँ आपकी शाही महारानी। सैनिकों ने सभी दिशाओं में उड़ने से पहले गहरा सिर झुकाया। अपने आदेश जारी करने के बाद विक्टोरिया जल्दी से महल में प्रवेश कर गई। वह नहीं चाहती थी कि एडिथ और लैला खुले में रहें। अपने सैनिकों को डराने के लिए खुले में उनकी हत्या करने की कोशिश करना घोस्ट के लिए उचित नहीं था। विक्की, हम क्या करने जा रहे हैं? एडिथ ने पूछा। उसके दिल में डर के कारण उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। यह मेरी लड़ाई है। मैं थूसिया के लिए लड़ूंगी। तुम अपनी बहन के साथ रहो, विक्टोरिया ने कहा। उसे आश्चर्य हुआ। एडिथ ने ज़मीन पर पैर पटक दिया। नहीं, तुमने देखा कि उसने उन बेचारी आत्माओं के साथ क्या किया। मैं तुम्हें अकेले उसका सामना नहीं करने दूंगी। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या तुम खुद को सुन पा रही हो एडिथ? लैला ने बीच में कहा। वह एक अर्धअमर है और तुम अभी कोर स्ट्रेंथनिंग चरण में पहुंची हो। तुम उससे कैसे लड़ सकती हो? एडिथ ने अपना सिर हिलाया। मैं अकेली नहीं रहूंगी। मेरे पास तुम, विक्की और नूह हैं। तुम पागल हो गई हो एडिथ। यह मेरी लड़ाई है और मैं तुम्हें पहले से ज्यादा खतरे में नहीं डालूंगी। विक्टोरिया ने एडिथ से असहमति जताई। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। एडिथ के शब्दों ने लैला और विक्टोरिया दोनों को चौंका दिया। उसने जल्दी से अपनी नज़र विक्टोरिया से हटाकर लैला पर घुमाई। लैला, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे एक चीज़ देने का वादा किया था जो भी मैं मांगूंगी? लैला चुप रही, लेकिन एडिथ के लिए उसकी चुप्पी ही काफ़ी थी। मैं घोस्ट से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम पागल हो? विक्टोरिया लगभग चिल्ला पड़ी। मेरी बात सुनो, मैं उसका मन बदल सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। लैला, तुमने मुझसे वादा किया था, अब अपना वादा निभाओ, एडिथ ने सख्ती से कहा। लैला हिचकिचाई। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, वह अपनी बहन को ऐसे व्यक्ति से कैसे मिलने दे सकती है जो थूसिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को बर्बाद करने पर आमादा है। एडिथ, चुप रहो विक्टोरिया। एडिथ ने अपनी आवाज़ ऊंची की जिससे विक्टोरिया चौंक गई। या तो तुम यह मीटिंग तय कर रही हो या मैं खुद जुलोन में टेलीपोर्ट करके उससे मिल सकती हूँ। अपनी पसंद करो लैला। एडिथ ने लैला को अल्टीमेटम दिया। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुम इस बात पर सहमत हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले जाऊंगी, लैला ने कहा। लैला, क्या तुम गंभीर हो? विक्टोरिया को यकीन नहीं हुआ कि लैला वास्तव में एडिथ को घोस्ट से मिलने देने के लिए सहमत हो गई। वह सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा उसे यह सीखने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें शांति से नहीं सुलझाई जा सकती। जैसे ही सूर्य की किरणें सुनहरे पर्दों के बीच से कमरे पर नारंगी रंग की छटा बिखेर रही थी, माइकल और उसके सभी सहयोगी ओक की मेज के चारों ओर जुलोन में एकत्र हुए। उनके पास अपने आक्रमण की योजना बनाने के लिए मेज पर इथलिन का नक्शा था। उनके साथ एक अर्धअमर के होने के कारण पहली बार वे सभी थूसिया को हमेशा के लिए हराने के बारे में आश्वस्त महसूस कर रहे थे।
हमारे पास इथलन में 4 शहर हैं। याग्ना ने नक्शे की ओर इशारा किया। उन सभी को राजा मैक्सिम ने ड्यूकडम में बदल दिया था। गोल्डन पोर्ट, डायमंड वैली, वेलेरिया और राजधानी, जिसे अब न्यू थूसिया कहा जाता है। याग्ना ने सभी को थूसिया के 4 शहरों की ओर इशारा किया। माइकल ने नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अर्धअमर होने का मतलब यह नहीं था कि वह आधे अधूरे मन से युद्ध में भाग सकता था। हमेशा की तरह उसने अपने कार्यों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई। नक्शे को देखते हुए माइकल को एहसास हुआ कि मैक्सिम बार्न्स ने इथलन को अपने नए राज्य के रूप में क्यों चुना। इथलन मुख्य भूमि के पास एक बड़ा द्वीप था। इथलन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नॉर्थगार्ड और इथलन के बीच का पुल था। इसलिए मैक्सिम ने इथलन पर विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद नॉर्थगार्ड पर विजय प्राप्त की। ये राज्य प्रकृति के प्रिय बच्चे की तरह था। विभिन्न पहाड़, हरे भरे जंगल और खतरनाक दलदली भूमि राज्य में फैली हुई थी। राजधानी तक पहुंचने के लिए उन्हें हर चीज से गुजरना पड़ा। इथलन के खतरनाक इलाके से मार्च करने से न केवल सेना थक जाती थी, बल्कि वे बीमार भी हो जाते थे, खासकर इस तरह की ठंडी सर्दियों में। मान लीजिए कि हम नॉर्थगार्ड पर कब्जा कर लेते हैं। अपनी सेनाओं को इस पुल से मार्च करते हुए याग्ना ने पुल पर अपनी उंगली रखी। यह आत्मघाती है। अगर मैं मैक्सिम बार्न्स होता तो मैं सेना के बीच में पुल को नष्ट कर देता और युद्ध शुरू होने से पहले ही इसे समाप्त कर देता। हम पुल के ऊपर नहीं उड़ सकते क्योंकि हमारी सेना का लगभग 80% हिस्सा कोर फॉर्मेशन चरण से नीचे के सैनिकों का है, जनरल ब्रायस ने कहा। माइकल ने वेडोरा को अंधेरे जंगल में देखने के लिए अपनी गर्दन पर स्पाइडर का उपयोग करके उनकी बैठक का प्रसारण किया। उन्होंने वेडोरा के इनपुट को भी महत्व दिया, खासकर कैन के। इसके अलावा इससे उनका ध्यान मुगाशुकु से सुनी गई बातों से हट जाएगा। क्रिस्टल महासागर से गोल्डन पोर्ट तक अपनी सेनाओं को ले जाने के बारे में क्या ख्याल है? माइकल ने पूछा। सहयोगियों ने भौहें सिकोड़ी। उसका सुझाव सीमांत मूर्खतापूर्ण लग रहा था क्योंकि उनमें से किसी के पास इतना बड़ा बेड़ा नहीं था कि वे अपने सभी सैनिकों को रख सकें और थूसिया की शक्तिशाली नौसेना बल से लड़ सकें। जब तक आपके पिछवाड़े में कोई बेड़ा छिपा न हो तब तक कोई विकल्प नहीं है, राजकुमार डेवेरियस ने हंसते हुए कहा। लेकिन माइकल के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जिसने उन्हें चौंका दिया। उन्हें नहीं पता था कि उसके पास दक्षिणी महाद्वीप में थूसियन नौसैनिक बेड़े से 2 गुने आकार का बेड़ा था। दुर्भाग्य से गार्जियन गिल्ड को पता था कि बेड़ा डार्क लॉर्ड का था। इस बेड़े का उपयोग करने से घोस्ट डार्क लॉर्ड के करीब आ जाएगा। कई लोग सोच सकते हैं कि घोस्ट डार्क लॉर्ड का अधीनस्थ था। कुछ घंटे पहले माइकल अंधेरे जंगल में अपने कमरे में था। वेडोरा और नाइटमेयर उसके और गाय के बीच शांति से सो रहे थे। उनके विपरीत माइकल जाग रहा था। वह सो नहीं सका। मेरे प्रभु, अचानक उसने अजाजेल की आवाज़ सुनी। लेडी आर्या के पास कुछ मूल्यवान जानकारी है जो उसे आपको बताने की ज़रूरत है। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। माइकल ने बिस्तर से उठने से पहले गाय के माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। चूंकि गाय को जल्द ही एक सेना का नेतृत्व करना था, इसलिए माइकल ने उसे थोड़ा आराम करने का आदेश दिया। उसके शरीर और दिमाग को पूरी तरह से आराम करने की ज़रूरत है ताकि वह सेना को जीत की ओर ले जा सके। निगरानी कक्ष में जाने से पहले माइकल ने अपना डाक कवच पहना। मेरे प्रभु, माइकल ने आर्या को आईने में घुटनों के बल बैठे देखा। उसने उसे इथलन में मैक्सिम की नाक के ठीक नीचे उस पर जासूसी करने के लिए रखा। आर्या के कौशल के बिना वह वेलेरिया के शरीर में रक्त टॉनिक नहीं डाल सकता था। हालांकि आर्या को इथलन में लंबे समय तक रखना जोखिम भरा था, लेकिन माइकल ने ऐसा ही करने का फैसला किया। परिणामस्वरूप आर्या को कुछ रोचक जानकारी मिल पाए। राजा मैक्सिम बार्न्स ने एकांत साधना में प्रवेश किया है। उन्होंने राजकुमारी विक्टोरिया को अपने दूर रहने के दौरान हर चीज़ का प्रभारी बना दिया है। वे हताश हो रहे हैं, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा। माइकल ने कुछ हफ्ते पहले सिस्टम के साथ हुई बातचीत को याद किया, जब माइकल अकिलन दायरे में विक्टोरिया से मिला था। इस बातचीत ने माइकल को थूसिया के खिलाफ खुलेआम युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। सिस्टम, क्या होगा अगर मैक्सिम कॉस्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अर्धअमर अवस्था या उससे आगे पहुंचने की कोशिश करता है? आपने मुझे उनके साथ युद्ध करने की सलाह दी, लेकिन उनके पास कॉस्मिक स्ट्रीम है। हाँ, सच है, लेकिन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए होस्ट का धन्यवाद। सिस्टम कॉस्मिक स्ट्रीम पर कुछ प्रकाश डाल सकता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कॉस्मिक स्ट्रीम ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है, लेकिन ये बेहद अस्थिर और अस्थिर है। उचित फिल्टरिंग और संक्रमण के बिना कॉस्मिक ऊर्जा को बहुत तेजी से अवशोषित करने से परमाणु विस्फोट हो सकता है। माइकल चौंक गया लेकिन साथ ही खुश भी था। साथ ही, अगर मैक्सिम बार्न्स, जैसा कि आपने कहा, कॉस्मिक ऊर्जा का उपयोग धीमी गति से ऊर्जा को अवशोषित किए बिना अर्धअमर अवस्था या उससे आगे पहुंच जाता, तो उसकी शक्ति अनिश्चित हो जाती। मैं विस्तार से बता सकता हूं कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन संक्षेप में, जितना अधिक समय तक वह अस्थिर कॉस्मिक ऊर्जा का उपयोग करता, उतना ही वह कमज़ोर होता और विस्फोट होने की संभावना होती। तो मुझे बताओ सिस्टम, क्या तुम्हें लगता है कि विस्फोट इतना बड़ा होगा कि पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा?
माइकल ने पूछा। उसने ऐसा सवाल पूछने के लिए पलक तक नहीं झपकाए। थूसिया के प्रति उसकी नफरत की कोई सीमा नहीं थी। वह चाहता था कि पूरा राज्य राख हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे उसके अभयारण्य के साथ हुआ था। हाँ, सिस्टम ने कहा, लेकिन सिस्टम होस्ट को जल्दी से जल्दी काम करने की सलाह देता है। कॉस्मिक स्ट्रीम एक अनंत संसाधन नहीं है। मैक्सिम बार्न्स और उसके लोग जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, आपके और आपके अधीनस्थों के लिए उतना ही कम होगा। माइकल ने सिर हिलाया। होस्ट, आप इथलन का नक्शा जानते हैं। आप जानते हैं कि आप सेना को ज़मीन से नहीं निकाल सकते। आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि आप अपने सैनिकों को नौसेना के बेड़े के जरिए ले जाएं। लेकिन अगर आप दक्षिणी महाद्वीप में अपने बेड़े का इस्तेमाल करना चुनते हैं, तो इससे लोगों को लगेगा कि घोस्ट डार्क लॉर्ड का अधीनस्थ है। आश्चर्यजनक रूप से गया ने भी उससे यही सवाल पूछा। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर माइकल खुद बिना किसी सहयोगी के थूसिया की सेना से लड़ता तो वह थक जाता। माइकल को संदेह था कि मैक्सिम इस अवसर का लाभ नहीं उठाएगा। उस समय मैक्सिम बार्न्स उस पर हमलों की बौछार कर देगा। सबसे खराब स्थिति यह होगी कि माइकल मुश्किल से थूसिया से बचकर निकल पाएगा। सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि माइकल किसी तरह मैक्सिम बार्न्स को मार देगा। किसी भी तरह बदला लेने की साजिश उस तरह नहीं चलेगी जैसा वह चाहता था। कभी कभी हमें जोखिम उठाना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह मेरा समय है, माइकल ने कहा। जब से वह पहली बार लूसीफर बना था, उसे लग रहा था कि एक दिन उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। दो अलग अलग जीवन जीना कभी भी आसान काम नहीं था। किसी कारण से उसे अंदर से लगा कि दो जीवन जीना उसके दोनों जीवन को और कठिन बना देगा। इसने उसके दिमाग पर भारी असर डाला। नतीजतन माइकल को लगा कि उसका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। ये युद्ध अंततः घोस्ट के जीवन को समाप्त कर सकता है और डार्क लॉर्ड के जीवन की शुरुआत कर सकता है। वास्तव में मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास यह है, माइकल ने कहा। सच में? याग्ना को सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजकुमार डेवरियस उत्साहित हो गया। एक बड़े बेड़े के साथ थूसिया तक पहुंचने के कई रास्ते खुल गए। सबसे अच्छा तरीका गोल्डन पोर्ट से होकर जाना था। क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि यह बेड़ा किसके पास और कहाँ है? जनरल ब्रायस ने पूछा। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ, थूसियन नौसेना सेना में कितने जहाज हैं? 1500, कम या ज़्यादा, राजकुमार डेवरियस ने कहा। कितने गैलियन, फ्रिगेट और मैनोवाज? माइकल ने पूछा। हमें सटीक संख्या नहीं पता, लेकिन हमारे जासूसों ने बेड़े में 12 मैनोवाज देखे, जनरल ब्रायस ने कहा। ये वास्तव में जहाज़ों की एक भयानक संख्या थी। लेकिन कोरी और समुद्री लुटेरों के बेड़े के लिए धन्यवाद, माइकल के पास लगभग 2500 जहाज थे। मैं 2000 जहाज जुटा सकता हूँ। एक बार फिर माइकल के शब्दों ने उन्हें चौंका दिया। जिस तरह से उसने ये कहा वह इतना सरल था, मानो यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उन्हें थूसियन नौसेना सेना के खिलाफ फेंकना बेकार होगा। सबसे अच्छे से हमारे पास कुछ 100 जहाज तैरते रहेंगे, और सबसे खराब से यह एक गतिरोध होगा। नहीं, हमें किसी तरह संतुलन को अपने पक्ष में करने की जरूरत है। मुझे उससे सहमत होना होगा, प्रिंस डेवरियस ने आह भरी। वह भले ही उग्र हो, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। कमरे में मौजूद हर कोई जानता था कि मैक्सिम बार्न्स के मामले में गतिरोध की स्थिति में होना उतना ही नुकसानदेह है जिसके पास कई तुरुप के पत्ते छिपे हुए थे। वे इन सभी जहाज़ों को कहाँ रखते हैं? अगर हम हवाई हमला करके इन जहाज़ों को नष्ट कर सकते हैं तो हम उन्हें वास्तव में नुकसान पहुंचा सकते हैं, गया ने कहा। यही समस्या है, कोई नहीं जानता कि वह उन सभी जहाज़ों को कहाँ रखता है। यह एक रहस्य है, डेवरियस ने निराश होकर आह भरी। उसके पास वे जहाज कहीं नज़दीक ही होंगे, इथलन के आसपास के समुद्र के पास, गया ने सोचा। एक पॉकेट आयाम, माइकल ने कहा। जरा सोचिए, आप 1500 युद्धपोतों को बाहरी दुनिया से नहीं छिपा सकते। ये तब तक असंभव है जब तक कि राजा मैक्सिम उन सभी जहाज़ों को पॉकेट आयाम में न रखें। जब उन्हें उनकी ज़रूरत होगी तो वे उन्हें बुला सकते हैं। घोस्ट के शब्दों ने उन्हें समझ में तो आया, लेकिन साथ ही उन्होंने उन्हें उदास भी कर दिया। मैक्सिम बार्न्स की पहुंच और संसाधनों ने उन्हें भयभीत कर दिया। हमें ये कैसे पता चला? प्रिंस डेवरियस ने पूछा। हम गोल्डन पोर्ट पर एक नकली नौसैनिक हमला करते हैं। जहाज़ों को कहीं आना जाना चाहिए। हम जहाज़ों पर नज़र रखते हैं, एक जासूस रखते हैं और इन जहाज़ों का स्थान पता करते हैं, गया ने कहा। 3 दिनों में हम गोल्डन पोर्ट पर हमला करेंगे। मुझे लगता है कि तब तक आप एक छोटा बेड़ा बना सकते हैं, माइकल ने जनरल ब्रायस की ओर सिर हिलाया। हमला इतना बड़ा होना चाहिए कि थूशियन अपनी बड़ी बंदूकें निकाल सकें, प्रिंस डेवरियस ने कहा। ये होगा, घोस्ट के चेहरे पर मुस्कान ने उन्हें आश्वस्त किया। प्रिंस डेवरियस ने घोस्ट को जाने बिना भी उसका सम्मान किया क्योंकि उसने घोस्ट की आंखों में घृणा देखी थी। यह उनमें से किसी के भी तुशिया के प्रति घृणा से कई गुना अधिक थी। मैं जासूस बन सकता हूं जो उनके किसी जहाज पर चढ़ जाए, प्रिंस डेवरियस ने कहा। नहीं, गया ने तुरंत अपना सिर हिलाया।
मुझे नॉर्थगार्ड सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए आपकी ज़रूरत है। उन्हें अपने नेता को ज़मीन पर उनके साथ देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम आपको खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह सही कह रही है, याग्ना और जनरल ब्रायस ने गया से सहमति जताई। तो कौन जा रहा है? राजकुमार डेवरियस ने पूछा। हम में से प्रत्येक अपने अपने लोगों को भेज रहा है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा, माइकल ने कहा।